नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं NIOS क्लास 10th की सोशल साइंस की मैराथन क्लास। इस वीडियो में लगभग लगभग हम इतने चैप्टर कंप्लीट कर देंगे कि आपके पासिंग मार्क्स तो आराम से स्कोर हो जाए। तो जो जो मॉड्यूल मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कवर करवाऊंगा, जो जो पढ़ाऊंगा उतना आपको एक एक बार दोबारा से अपनी बुक से खुद पढ़ लेना है। वैसे वीडियो देखने के बाद ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप जो है बाद में खुद भी एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपके माइंड में जो है वो सारी चीजें रह जाए। ठीक है। इससे पहले मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो आप जाके वहां से याद कर लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम में है वो, और हिंदी मीडियम के पीडीएफ का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इंग्लिश मीडियम के पीडीएफ अभी अवेलेबल नहीं है फिलहाल। इसमें कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस टाइप से आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लॉन्ग आंसर जो है। चार क्वेश्चन आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखे हुए हैं यहाँ पे। चार क्वेश्चन आएंगे 5-5 मार्क्स के, यानी 20 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो जाते हैं। उसके बाद शॉर्ट आंसर 15 आएंगे, 4 मार्क्स के होंगे, और वो 60 मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है। तो 15 क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स के, 2 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन आएंगे और 8 मार्क्स हो जाते हैं आपके। 1 मार्क्स वाले 4 MCQ आएंगे, वो 4 मार्क्स के हो जाएंगे। 2 क्वेश्चन मैप के आएंगे 4-4 मार्क्स के, तो 8 मार्क्स उसके हो जाएंगे। नीचे आपको सैंपल पेपर दे रखा है, और जो मैं लर्नर्स गाइड में से आपको पढ़ाऊंगा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, उसके एंड में भी आपको देखने को मिल जाएगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लर्नर्स गाइड डाउनलोड करने के लिए। तो वहां से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, वहां से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी भी टाइप के चार्जेस आपको पे करने की जरूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कौन कौन से मॉड्यूल जो है, यूनिट्स जो है, कितने कितने मार्क्स की है। तो पहले यूनिट हम देखेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड थ्रू द एजेस। ये 32 मार्क्स की है। इसमें पहले 8 चैप्टर जो है इसी में है। ठीक है। उसके बाद 27 मार्क्स की सेकेंड यूनिट है, जिसमें 6 चैप्टर्स है। उसके बाद थर्ड यूनिट जो है वो 28 मार्क्स की है, और इसमें भी 8 चैप्टर है। इसके बाद फोर्थ यूनिट जो है 13 मार्क्स की है, और इसमें 5 चैप्टर है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यूनिट 1 जो है उसमें 8 चैप्टर है और 32 मार्क्स की, यानी अगर हम एक एवरेज निकालें तो 4 मार्क्स का हर चैप्टर पहुंचता है। ठीक है। और तो इस वजह से यूनिट 1 जो है हम करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा बाकी जो इजी इजी चैप्टर्स होंगे, हम वो 4 चैप्टर्स इस वीडियो में कवर करेंगे ताकि आप पासिंग मार्क्स आराम से स्कोर कर सको। वीडियो जो है 2 से ढाई घंटे की हो सकती है, तो पूरी एंड तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। लेकिन अगर आपने हल्का सा भी स्किप करा तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है आपको। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे चैप्टर नंबर 1 से। ये लर्नर्स गाइड दोनों साइड आपको चलेगी, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में। टोटल 27 चैप्टर्स के साथ ये आपको दे रखा है। ठीक है। 27 चैप्टर है, साथ ही आपको क्वेश्चन पेपर, सैंपल क्वेश्चन पेपर जो है आपको इसमें दिया रहेगा। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में समझाते हुए चलूंगा, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है। अगर कोई देखने में प्रॉब्लम हो रही हो, स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल ना हो, तो आप एक बार पीडीएफ में से देख लीजिएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ ध्यान से सुनिएगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये चैप्टर नंबर 1 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी कहूंगा मैं। सबसे पहला चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 का नाम है क्या है, प्राचीन विश्व यानी एंशियंट वर्ल्ड। धातु की खोज में मानव सभ्यता अत्यधिक विकसित हो गई। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई जाने वाली सबसे पहली धातु कौन सी है, तांबा है। तो इस चीज का याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई जाने वाली पहली धातु कौन सी थी, तो तांबा थी। तांबा तथा धातु के उपयोग आधारित संस्कृति को ताम्र पाषाण संस्कृति कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना कि ताम्र पाषाण संस्कृति किसे कहते हैं, तांबा और धातु को उपयोग में करे जाने पर आधारित संस्कृति को हम ताम्र पाषाण संस्कृति कहते हैं। या सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जिस टाइम पे तांबा और धातु उपयोग में होती थी, तो उस टाइम की संस्कृति को हम क्या कहते हैं, ताम्र पाषाण संस्कृति कहते हैं। तांबे व तथा रांगा के मिश्र धातु अर्थात कांसा ने पत्थर लकड़ी से बनने वाले हड्डी से बनने वाले औजारों की जगह ले ली। क्या कह रहा है कि कांसे से बनने वाले, कांसे ने क्या करा, जो औजार वगैरह यूज हो रहे थे हड्डियों के, पत्थरों के, लकड़ियों के, उसकी जगह किसने ले ली, कांसे ने ले ली थी। क्योंकि कांसा जो है थोड़ा मोटा भी होता था, थोड़ा मजबूत मजबूत भी होता था, प्लस में इसमें जंग वगैरह भी नहीं लगती थी, और लाइट वेटेड भी रहता था पत्थरों के कंपैरिजन में। इसलिए कांसे ने उसकी जगह ले ली। मेसोपोटामिया, मिस्र, भारत तथा चीन में नागरीय सभ्यताओं
प्रथम देखने में आई। ठीक है, ये 4 देशों के नाम बता दिए, 4 5, हाँ 4 देशों के नाम बता दिए। यहाँ पे सबसे पहले नगरीय सभ्यता देखने में मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले है, यहाँ पे बता दिए कैलकोलिथिक यानी ताम्र पाषाण संस्कृति। इस टाइम पे किस जगह पे क्या क्या चीजें हुई थी, कहाँ मौजूद है, ये सारी चीजें इसमें बताई गई है। तो ये चैप्टर ध्यान से देखना, ये जो टेबल बनी हुई है इसको ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मेसोपोटामिया को देख लेते हैं। तो ये क्या बता रहा है, किस नदी पर या घाटी पर स्थित है। ठीक है, किस नदी और घाटी पर स्थित है, तो ये दजला व फरात के बीच स्थित है। ठीक है, दजला और फरात पे स्थित है। और मिस्र की बात करें तो ये नील नदी के पास स्थित है। चीन की कहाँ स्थित है, वांग हो के पास। और भारत की सिंधु, जिस वजह से क्या कहते थे उसको, सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते थे। ठीक है, आधुनिक शहर यानी मॉडर्न सिटी यानी आज के टाइम पे क्या है, ये इराक है। ठीक है, मिस्र तो मिस्री है, और चीन का उत्तरी चीन। और भारत में कहा जाता है हड़प्पा यानी पश्चिमी पंजाब, सिंध, गुजरात, राजस्थान, ये सारा का सारा एरिया भारत में पड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद कृषि के अतिरिक्त अन्य विकसित हुए शिल्प की, मतलब कृषि के अलावा जो जो शिल्प वहां पे विकसित हुए, तो यहाँ पे लोहार, मेसोपोटामिया में आपको क्या क्या देखने को मिल जाएंगे, लोहार, कुम्हार, राजमिस्त्री, बुनकर, बढ़ई, ये सारे के सारे आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जूम कर देते हैं, इंग्लिश मीडियम वाला में भी आपको ना दिखाओ। आगे देखते हैं, परिवहन की बात करें यानी कौन कौन से व्हीकल यूज होते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो ठेला, चौपहिया, नौकाएं, पोतों का यूज इस्तेमाल होता था। ठीक है, और मिस्र में जमीनी व समुद्री। ठीक है, और चीन में क्या था, रेशम मार्ग था। और भारत में क्या था, जमीनी व समुद्री। ठीक है, भारत और मिस्र में जमीनी और व समुद्री रास्ता इस्तेमाल किया जाता था परिवहन के लिए। भाषा तथा लिपि की बात करें तो मेसोपोटामिया में किलाक्षर शब्दों का प्रयोग प्रयोग होता था। मिस्र में चित्राक्षर का, यानी चित्र, डायग्राम, पिक्चर बना बना के। और नॉर्मल चाइना में क्या, नॉर्मल चीन की भाषा जो अभी भी यूज होती है वो वाली यूज होती थी। और भारत में हड़प्पई लिपि, जो कि आज तक समझी नहीं जा सकी, पढ़ी नहीं जा सकी कि हाँ वो लिखा क्या था, आखिर क्या लिखना क्या चाह रहे थे, वो सारी चीजें अभी तक समझ में नहीं आई है। तो धर्म की बात करें, कौन सा धर्म था यहाँ पे, तो मेसोपोटामिया में सूर्य, चंद्रमा, आकाश तथा प्रजनन की पूजा होती थी। ठीक है, और मिस्र में देखें तो हर शहर का खास देवता व उसके मंदिर, मतलब हर शहर, जो भी शहर, अलग अलग शहर में हर देवता पूजे जाते थे, अलग अलग देवता पूजे जाते थे। जैसे मान लीजिए दिल्ली में दूसरे भगवान को, मान लीजिए दिल्ली में शिव जी को पूज रहे हैं, उत्तर प्रदेश में विष्णु जी को पूज रहे हैं, बिहार में हनुमान जी को पूज रहे हैं, पंजाब में दूसरे भगवान को पूज रहे हैं। ऐसे करके मतलब अलग अलग शहर के अलग अलग देवता हुआ करते थे। ठीक है, ये तो मैंने खैर राज्य के नाम बताए आपको, लेकिन यहाँ पे शहर बता रखे। ठीक है, और अब चाइना की बात करें तो अनेक देवी देवताओं की पूजा, पूर्वजों, प्रकृति और आत्माओं की पूजा। यहाँ पे क्या होता था, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा होती थी, पूर्वजों की पूजा होती थी। और ये चैप्टर जो है मैंने डीपली एक्सप्लेन कर रखा है, अगर आपको इसको डीपली समझना है तो मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है इस चैप्टर की, वहां से जाके आप देख सकते हो, नोट्स भी बना रखे हैं उसमें मैंने। और हड़प्पा की बात करें तो मदर गॉडेस और लिंगम वर्शिप, यानी कि लिंग की पूजा होती थी और मातृ देवी की पूजा होती थी। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं हिंदू धर्म से संबंधित था ये। ठीक है, क्योंकि हिंदू धर्म में आज भी देखने को मिलती है, देवी की पूजा होती है, साथ में लिंग की पूजा आज भी करते हैं। रूलिंग क्लास यानी कि शासक वर्ग कौन थे, अब यहाँ पे देखते हैं हम। मेसोपोटामिया में पुरोहित, राजा और अभिजात, ये लोग जो थे ना, ये शासन किया करते थे। और अब यहाँ पे फराओ किसको कहा जाता था, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी 1 मार्क्स। तो यहाँ पे आप लिखोगे मिस्र में राजा को फराह कहा जाता था, फराहो कहा जाता था। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है, काफी बार आ जाता है। अब चाइना में बहुत सारे राजा वगैरह आए थे, तो इनका नाम लिखे रखा है यहाँ पे। शांग जो थे 1523 से 1122 ईसा पूर्व तक चले थे। फिर चाऊ जो है 1122 से 221 तक चला था। फिर चिन जो थे वो 221 से 220 तक चले थे। ठीक है, इस तरीके से लिखा गया। और भारत का जो था सिंधु घाटी की सभ्यता, वो कहाँ से कब से कब तक चली थी, 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक चली थी। ठीक है, अदर क्लासेस ऑफ सोसाइटी, जो दूसरे अन्य वर्ग थे वो, तो मेसोपोटामिया में व्यापारी, दास, सामान्य जन और
मिस्र में किसान व्यापारी शिल्पकार, चीन में किसान व्यापारी शिल्पकार और भारत में किसान और व्यापारी। ठीक है। मशहूर स्मारक कहाँ क्या क्या है वो बता दिए, मतलब कौन सी मॉन्यूमेंट जो है मशहूर है। तो मेसोपोटामिया में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता, लेकिन मिस्र में जाते तो वहां पे हमें पिरामिड और संरक्षित शव देखने को मिल जाते हैं। और चीन में जाते तो चीन की महान दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वो देखने को मिल जाती है। और उसके बाद अगर भारत की बात करें तो विशाल स्नान गृह द ग्रेट बाथ ये देखने को मिल जाता है मेसोपोटामिया सॉरी सिंधु घाटी की सभ्यता में। उसके बाद इसके अब अतिरिक्त चीज, मतलब उसके अलावा जो अलग अलग चीजें थी जो देखने को मिली वो क्या बोल रहा था, तो मेसोपोटामिया से ऐसा कुछ भी नहीं मिला। और अगर हम मिस्र जाते तो मिस्र का क्या मिला था, वहां पे माप तौल का ज्ञान था उन लोगों को। ठीक है। चीन में क्या था, कंप्यूशियसा की सही व्यवहार की प्रणाली का प्रचार प्रसार। ठीक है। भारत के क्या बाढ़ के कारण अथवा नदी के सूखने के कारण हुआ पतन अथवा समुद्री व्यापार के कारण पतन, मतलब भारत में ये जो पतन है ना, ये हड़प्पा सभ्यता का पतन, ये अभी तक पता नहीं लगाता था कि आखिर हुआ क्यों था। ठीक है। कभी बोलते बाढ़ आने की वजह से हो सकता है, या नदी के सूखने की वजह से हो सकता है, या व्यापार खत्म हो गया था इस वजह से हो सकता है। तो एक चीज यहाँ पे याद रखना है आपने, अगर ताम्र पाषाण के युग के देश पूछे जाए कि ताम्र पाषाण संस्कृति में कौन कौन से देश आ जाते हैं, तो मेसोपोटामिया, चीन। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हो, माइस। माइस की फुल फॉर्म देखो, अब मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ इसकी, माइस से याद कर सकते हो, एम से मेसोपोटामिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, ई से इजिप्ट यानी कि मिस्र। ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है आराम से याद कर सकते हो। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक थी ये, बहुत अच्छी, मतलब अगर आपको याद रखे तो मेरे को तो बहुत सही लगी थी। और अब बात करें लोह युगीन की, तो लोह युगीन में आप ग्रिप करके याद कर सकते हो, ग्रिप यानी ग्रीक, रोमन, इंडियन और पर्शियन, ग्रिप करके, जी आर आई पी। लोह युगीन यानी इस टाइम पे लोहे का युग था, लोहे का यूज होता था, तो ये ग्रीक आ जाएगा आपका, रोम हो गया, इंडिया हो गया, पर्शिया हो गया। ठीक है। चलिए, अब ग्रीक जो था 2000 साल पहले था, सिटी और स्टेट, नगर राज्य। रोमन 510 बीसी, 550 बीसी, पर्शियन, इंडिया का वैदिक एज जो था इसमें आ जाता है। अर्ली वैदिक और ऋग्वैदिक 1500 बीसी था, और पोस्ट वैदिक 6th सेंचुरी बीसी था। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे बुद्धिज्म का आ जाता है, बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में जन्मे, 29 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति, चार आर्य सत्य। अभी चार आर्य सत्य क्या थे वो पढ़ लीजिएगा एक बार। अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। ठीक है। 8 फोल्ड पाथ। तो ये सारे, इस पे मैंने क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्वेश्चन डाल रखा था, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो वो सारे आपको पढ़ लेने हैं। ठीक है, चारों जो थे। उसके बाद जैनिज्म आ जाता है। ऋषभनाथ जैन के धर्म के संस्थापक तथा पहले तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। वर्धमान महावीर 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, ये आपको याद रखना, वर्धमान महावीर कौन से तीर्थंकर थे, क्योंकि सबसे फेमस जो थे यही थे, तो आपको नाम याद रखना है, पहला कौन था, 23वें कौन थे। एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। महावीर 540 ईसा पूर्व में कुंडा ग्राम वैशाली के निकट में जन्मे। और ये कहाँ पर है, वैशाली कहाँ, बिहार में। ठीक है, गाजियाबाद वाला वैशाली नहीं। 30 वर्ष की आयु में सन्यासी, 30 वर्ष की आयु में सन्यासी बन गए थे। 468 ईसा पूर्व में राजगीर के निकट पावापुरी में निर्वाण। ठीक है। निर्वाण यानी कि डेथ कहाँ हुई थी, 468 में पावापुरी में इनकी डेथ हो गई थी, राजगीर के पास। अब आ जाता है नेक्स्ट हमारा मौर्य काल। अब इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको भी ना ये अच्छे से विजिबल हो। ठीक है। मे भी थोड़ा सा दिक्कत हो रही हो आपको देखने में, तो आई होप अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो मौर्य काल का टाइम पीरियड बता दिया गया है, 322 बीसी से 184 बीसी। तो ये 322 बीसी, अब देखो यहाँ पे ज्यादा लिखा है, यहाँ कम लिखा है, इसका मतलब समझ में आता है आपको। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, सिंपल 300, मान लीजिए आज से 322 साल पीछे जाएंगे, है ना। मतलब ये या ले लो कि मैं अगर बोलूँ कि मेरी एज क्या है 2001 से, ठीक है, 2001 से ना बोल के मैं क्या बोलूँ,
22 ईयर्स से अभी जो भी चल रहा हो, मतलब मान लो 0, ठीक है। तो ये 0 लिख दिया, मतलब आज से 22 साल से पहले मैं था और तब से लेके अब तक हूँ, ठीक है। ये करंट सिचुएशन बताता है कि जो नया है ना, अगर मैं 2000 की बात करूँ, 2023, तो यूं लिखूंगा ना, 2023, अभी 2023 चल रहा है ना, इस तरीके से लिखते हैं ना, तो वही चीज है यहाँ पे, ठीक है। 322 ईसा पूर्व का ये बिशंबर, सॉरी, बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मानंद तथा चंद्रगुप्त मौर्य ने शक्तिशाली महाजनपद मगध का विस्तार किया। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 297 ईसा पूर्व ने 322 ईसा पूर्व में नंद वंश को हराया, ठीक है। चंद्रगुप्त ने 322 ईसा पूर्व में किसको हराया? नंद वंश को हराया, जिसके बाद बिंबिसार ने शासन किया, और लास्ट जो बोलते हैं अशोक ने शासन किया था। अशोक ने 272 से 236 ईसा पूर्व तक गद्दी पर बैठे थे, और बहुत ही ज्यादा बाद में जाके उन्होंने बौद्ध को अपना लिया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और लड़ाई एक लड़ाई हुई थी, लड़ाई के बाद, युद्ध के बाद इन्होंने सारा राजपाट छोड़ दिया था। इन्होंने इन्होंने ही आयरन पिलर बनवाया था, सांची स्तूपा बनवाया था, ठीक है। संगम एज 300 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व, ईसवी, सॉरी ईसवी है ये, ईसा पूर्व नहीं है, ईसवी है। संगम असेंबली ऑफ स्कॉलर्स एंड लिटरेरी फिगर्स हेल्ड अंडर द रॉयल पैट्रोनेज ऑफ पांड्यन किंग्स ऑफ मदुरई। ये कह रहा है मदुरई के पांड्य राजाओं के शाही संरक्षण में विद्वानों तथा शिल्पकार साहित्यकारों का जमा होना संगम कहलाया, ठीक है। संगम क्या 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 किसे कहते हैं, या क्या क्या होता है? ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो। तोलकप्पियम आर्ट संग्रह, या अट्टुगोगई 10 काव्य। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, आठ संग्रह, ठीक है। आठ संग्रह को क्या बोलते थे ये लोग? अट्टू गोगई, ठीक है। 10 काव्य को क्या बोलते थे ये? 10 काव्य, पट पत्थु पट्टू, ठीक है। 18 माइनर वर्क्स एंड 3 एपिक शिल्पादिक्रम। अजीब अजीब से नाम है, ये तमिलनाडु वाले ही नाम है, तमिल के साइड था ये, ठीक है। पटपट्टू 18 लघु ग्रंथ तथा 3 महाकाव्य को क्या बोलते थे? शिल्पदिकम, मणिमेकालई और शिवागस सिंदारमण जैसे ग्रंथों का इस काल में लेखन एवं विकास होता। बड़े अजीब अजीब से नाम है ये, एक बार लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है हिंदी मीडियम में स्पेलिंग मिस्टेक, हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों में हो सकता है स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाए। कुषाण युग, यानी कुषाणा एज, भारत में कुषाण वंश ने के शासक जो मध्य एशिया से आए युग कबीले की एक शाखा थे, ठीक है। युग कबीला है ये, ठीक है। युग कबीला, ये यूची ट्राइब का ना लोग थे। कुषाणा मध्य एशिया से आए थे। मौर्य के पतन के बाद कुषाण ने शासन किया। वे पक्के बौद्ध थे, और ये कौन थे? बौद्ध थे, ठीक है। पता लग गया होगा कुषाणा एज, भारत कुषाण वंश के शासक जो मध्य एशिया से आए थे, युग कबीले के थे, कि एक शाखा थे। मौर्य के पतन के बाद कुषाण राजा ने शासन किया। अब आ जाता है नेक्स्ट, गुप्ता काल। गुप्त काल यानी गुप्ता काल जिसे बोल सकते हैं हिंदी में, इंग्लिश में। फाहियान के अनुसार इस काल में खूब खुशहाली थी। गुप्त वंश के संस्थापक महाराजा श्री गुप्त के बाद घटोत्कच गुप्त और चंद्रगुप्त शासन बने, ठीक है। संस्थापक याद रखना, समुद्रगुप्त, जिनके बारे में इलाहाबाद स्तंभ में जानकारी मिलती है, वे अश्वमेध यज्ञ करवाया, जो कि साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक है, ठीक है। आपने रामायणों में भी सुना होगा काफी बार, अश्वमेध यज्ञ जब राम जी ने करवाया था, तो लव कुश ने घोड़ा को रोक लिया था, वही वाला अश्वमेध युग को की बात कर रहे हैं। और महाभारत में भी हुआ था ऐसा, पांडवों ने करवाया था अश्वमेध यज्ञ। इसके बेटे चंद्रगुप्त टू ने शांति और खुशहाली को बहाल किया तो बहुत ज्यादा शांति और खुशहाली थी उस टाइम पे, समुद्रगुप्त टू के टाइम पीरियड में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको गुप्तोत्तर काल दिख रहा होगा, यानी कि पोस्ट गुप्ता एज, ठीक है। सबसे पहले कौन है?
हर्षवर्धन उत्तर भारत में, ठीक है। कुशेभूति थानेश्वर में, मैत्रक वल्लभी गुजरात के, चालुक्य बदाई और पल्लव कांची, ठीक है। अ, अब यहाँ पे देखो भारत दर्शन, भारतीय सभ्यता एक नजर में, एक बार में बता दी भारतीय सभ्यता को। क्या है? सबसे पहले दर्शन व विज्ञान में जबरदस्त प्रगति, गणित, खगोल शास्त्र, रसायन शास्त्र, धातु क्रम तथा चिकित्सा उल्लेखनीय योगदान, ठीक है। आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री, चरक और सुश्रुत सॉरी सुश्रुत जैसे महान चिकित्सक, नागार्जुन प्रसिद्ध रसायन शास्त्री, रसायन मतलब होता है केमिकल, ठीक है। तो केमिस्ट्री स्ट्रांग हो गई इनकी, फार्मासिस्ट और केमिस्ट। शून्य और दशमलव पद्धति की संकल्पनाएं भारत में विकसित हुई। कला और चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला में महान कौशल, अशोक स्तंभ, ठीक है। अजंता और एलोरा की गुफाएं, दक्षिण भारत, भारतीय मंदिर, सांची के स्तूप। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, हमारे एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2। पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको अच्छे से दोनों सारा का सारा सिलेबस आपका कवर हो सके, कहीं पे भी स्किप मत करिएगा, ठीक है। अगर कोई डाउट रहेगा व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना मेरे को या कॉल कर लेना। मैं भी व्हाट्सएप पे मैसेज के मैं अभी रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि आप ही के लिए वीडियोस वगैरह बनाने टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा कॉलिंग नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रो पढ़ लेते हैं इस चैप्टर का। मध्यकालीन युग। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यूरोपीय समाज में परिवर्तन हुआ तथा एक नए धर्म इस्लाम के उदय से एक नए विशाल साम्राज्य की पश्चिमी एशिया में स्थापना हुई, जो विश्व के एक बड़े भाग में फैल गया। मध्यकाल का युग भी कहा जाता है, इसे मध्यकाल का युग भी कहा जाता है, ठीक है। यह काल प्राचीन काल के बाद तथा आधुनिक काल से पहले का था, ठीक है। प्राचीन काल और आधुनिक काल के बीच का काल मध्यकालीन काल यानी कि मिडिवल वर्ल्ड, मिडिवल पीरियड, ठीक है। सामंतवाद, फेड्युअलिज्म, राजनीतिक, सैन्य और सामाजिक आर्थिक पहलू, सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट। तो सबसे पहले क्या है, सामंतवाद। राजनीतिक प्रभुसत्ता का एक श्रेणीबद्ध संगठन था। इसकी संरचना एक सीढ़ी जैसी थी, मतलब हिरार्किकल थी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरीके से थी। शीर्ष पर राजा था, इसके नीचे ड्यूक और अर्ल थे, मतलब कि एक सीक्वेंस में होगा कि सबसे ऊपर राजा, जैसे हम देखते हैं हम कैसे हमारे हिंदुओं में कैसे कास्ट को कैसे हमने डिवाइड कर रखा है, सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर शूद्र, फिर वैश्य, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या बना रखा है, एक सीढ़ी टाइप का बना रखा है ना, कि पहले ये आएंगे, फिर ये आएंगे, फिर ये आएंगे, फिर ये आएंगे, ठीक है। रिजर्वेशन की बात करें, अगर रिजर्वेशन के उससे देखें तो सबसे पहले एससी, फिर एसटी, फिर ओबीसी, उसके बाद जनरल का नंबर आएगा, है ना। इस तरीके से एक हिरार्किकल बना रखा है कि सबसे पहले क्या आएगा, कौन आएगा, राजा आएंगे, राजा के नीचे ड्यूक होगा और अर्ल, ठीक है। इसके नीचे थे छोटे सामंत जो बैरन कहलाते थे। अब बैरन किसे कहला कौन होते हैं, ये पूछ सकता है, बैरन हु इज बैरन। उसके नीचे छोटे सामंत जो बैरन कहलाते थे, तथा उसके नीचे नाइट थे, जो कि न्यूनतम कोटि के थे, ठीक है। सबसे नीचे आते थे कौन, नाइट आते थे, ठीक है। इनको सबसे बेकार कास्ट कहा जाता था। वैसल माथत, वह व्यक्ति जो अपने से उच्च व्यक्ति के प्रति वफादारी के कारण उसका माथत था, उसको उपयोग के लिए भूमि दी जाती थी, ठीक है। मतलब कोई उच्च ऊपर ज्यादा व्यक्ति, एक मान लीजिए एक जमींदार है, ठीक है। जमींदार की मदद करता है और उसका लिए वो वफादार है वो बंदा, तो उसको क्या कहते थे, उसको उपयोग के लिए भूमि दे देते थे। इसी को क्या कहते थे, माथत कहते थे, ठीक है। वैसल माथत अपने सामंत की जीवन प्रांत सेवा करने का वचन देता था तथा मुख्य सैन्य सेवा में भी शामिल होता था। क्या कह रहा है,
कि उसको जीवन भर, अब क्या कि आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, तो कटप्पा के बाप ने क्या बोला था? यही बोला था कि मेरे जितने भी पुश्तें होंगी, वो सारी की सारी क्या करेगी? राजा की सेवा करेगी, राज्य के आज्ञा का पालन करेगी, है ना? तो सेम वही चीज यहाँ पे भी होता था। सामंत सामंतों के नियंत्रण वाली सूची जमीन मैनर गढ़ी कहलाती थी। ठीक है, सामंतों के नियंत्रण, जो सामंतों के अंदर जमीन आती थी, जिन पे सामंतों का कंट्रोल रहता था, उसको क्या बोलते थे? मैनर कहते थे, गढ़ी कहते थे। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है। मैनर आत्मनिर्भर आर्थिक इकाई थी। इसका अर्थ है कि प्रतिदिन उपयोग में लाई जाने वाली सभी वस्तुओं का उत्पादन ऐसी क्रिया इसी पर किया जाता था। ठीक है, क्या बोल रहा है? मैनर आत्मनिर्भर आर्थिक इकाई थी। आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमिक यूनिट थी। इसका अर्थ है कि प्रतिदिन उपयोग में लाई जाने वाली सभी वस्तुओं का उत्पादन इसी पर किया जाता था। मतलब जो भी डेली एवरीडे, जो रोज रोज चीजें यूज में आती है ना, उसका उपयोग जो है उसी पर किया जाता था। ठीक है, इसके बाद आ जाता है रोमन साम्राज्य का पतन। रोमन साम्राज्य का डिक्लाइन कैसे हुआ था? पश्चिमी पश्चिमी प्रांतों की राजधानी रोम थी, तथा पूर्वी प्रांतों की कुस्तुनतुनिया। ठीक है, कुस्तुनतुनिया जो थी, वो पूर्वी प्रांत की राजधानी थी। गौथ, वंडल, विसिगोथ तथा फ्रैंक जैसे विभिन्न जर्मनिक कबीलों ने के आक्रमण के बाद पश्चिम में रोमन साम्राज्य का पतन हुआ। ठीक है, इन सब ने इस पर आक्रमण कर दिया, आक्रमण बोल के, और सफाया कर दिया इन लोगों का। सामंती अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, मध्यकालीन यूरोप में खुशहाली तथा संकट। रोमन साम्राज्य के पतन के कुछ सदियों बाद भी आर्थिक जीवन का स्तर निम्न रहा, मतलब कि गिरा हुआ रहा, जैसे कि पाकिस्तान में है। शहरी जीवन, व्यापार तथा मुद्रा विनिमय में गिरावट आई। मतलब कि शहरी जीवन, मतलब जो शहरी जीवन में व्यापार वगैरह था, इन सब में भी गिरावट आई। कृषि में इस्तेमाल होने वाली तकनीक पिछड़ी हुई थी, और कृषि उत्पादन कम था। ठीक है, इस दौरान शिक्षा कुछ चुनिंदा लोगों का ही विशेष अधिकार बनी रही। आम लोगों को कोई औपचारिक शिक्षा नहीं दी जाती थी। शिक्षा का माध्यम लैटिन था, जिसकी जानकारी केवल पादरी वर्ग को ही थी। अब देखो, खाली एक ही भाषा को वहां पे कर रखा था, खाली कौन सी भाषा? लैटिन। ठीक है, और वो किसको समझ में आती थी? सिर्फ पादरी वर्ग को समझ में आती थी, जो पुजारी वगैरह होते हैं उन्हीं को समझ में आती थी। अब आ जाता है मध्यकाल में अरब सभ्यता। अरब सिविलाइजेशन ड्यूरिंग द मिडिवल। अरब रेगिस्तानों का एक प्रायद्वीप है। इस्लाम के उदय से पहले ज्यादातर अरब बद्दू जाति के थे, अर्थात ऊंट पर घूमने वाले चरवाहे थे। ठीक है, यहाँ पे बता रहे हैं ज्यादातर रेगिस्तान एक प्रायद्वीप था इस्लाम के उदय। जब तक इस्लाम उदय नहीं हुआ था, इस्लाम का जन्म नहीं हुआ था, तब तक वहां पे कौन रहते थे? ऊंट को घुमाने वाले जाति रहते थे, बद्दू। ठीक है, ज्यादातर अरब बद्दू जाति के थे। अरब अफ्रीका और एशिया के बीच व्यापार करने के लिए आने जाने वाले कारवों के लिए सुरक्षित रास्ता बन गया। क्या बन रहा है? कि अरब जो था ना, अफ्रीका और एशिया के बीच में व्यापार जो होता था, उसके बीच के सुरक्षित रास्ता जो था वो अरब बन गया था। मक्का सबसे महत्वपूर्ण था, जो कुछ व्यापार मार्गों से संधि स्थल पर था। कह रहे हैं कि मक्का जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि वो क्या था, काफी लोगों से उसकी क्या थी? संधि हो रखी थी, संधि स्थल कह सकते हैं उसको, संधि स्थल था। ठीक है, इस्लाम का प्रसार करने वाले पैगंबर मोहम्मद का जन्म मक्का में 570 ईस्वी में कुरैशी कबीले में हुआ था। ठीक है, बड़ा होकर वह एक खुशहाल सौदागर बना। उन्होंने एक धनी विधवा खदीजा के लिए व्यापार किया, जिससे बाद में उन्होंने शादी भी कर ली थी। ठीक है, बाद में जाके उन्होंने उससे शादी भी कर ली थी।
इस्लाम शब्द का अर्थ है ईश्वर के समक्ष संपूर्ण समर्पण तथा धर्म का पालन। इसके अनुयायी मुस्लिम या मुसलमान कहलाते, मतलब जो इनको मानते थे मुस्लिम या मुसलमान कहलाते, सब जानते हैं, ये कोई बताने वाली चीज है नहीं वैसे। सोसाइटी एंड कल्चर, समाज और संस्कृति। अरब दर्शन पुराने यूनानी दर्शन पर आधारित था। विवेकशीलता में यकीन रखने वाले दार्शनिक ने यूनानी दर्शन को आगे बढ़ाया। उन्होंने खगोल शास्त्र और चिकित्सा के में खास काम किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारतीय सभ्यता 8वीं तथा 10वीं शताब्दी। बिटवीन 8वीं तथा 10वीं शताब्दी के बीच उत्तर में पाल प्रतिहार तथा राष्ट्रकूल, दक्षिण में चोल। कह रहे हैं अब यहाँ पे किसने कब तक राज किया, कहाँ पे कहाँ या राज किया, वो बता रखा है कि 8वीं से 10वीं शताब्दी तक उत्तर में पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूल और दक्षिण में चोल वंश ने शासन किया। ठीक है, राजनीतिक क्रम, पॉलिटिकल इवेंट्स। उत्तर भारत में 13वीं शताब्दी तक तुर्कों ने अपना शासन स्थापित कर लिया था। तुर्की लोग आ गए, तुर्क से लोग आने लगे थे। तुर्क शासक सुल्तान कहलाते थे और दिल्ली को राजधानी बनाकर शासन किया। ठीक है, देयर एम्पायर वाज कॉल्ड दिल्ली सल्तनत, और उनका साम्राज्य क्या कहलाता है, दिल्ली सल्तनत कहलाया था। ठीक है, जिसके खिलजी तथा तुगलक वंश थे। सुल्तान कौन थे इनके, खिलजी और तुगलक वंश के थे। दक्षिण में विजयनगर और बहमनी दो शक्तिशाली राज्य थे, विजयनगर और बहमनी। 16वीं शताब्दी के आरंभ में भारतीय इतिहास में मुगलों में से एक नया युग प्रारंभ हुआ होता है। अब ये जब मुगल आ गए थे तो 16वीं शताब्दी के बाद से वो अलग हो गया था, आए किस वजह से थे वो हमें भी पता है। आए थे वो सिर्फ व्यापार के बहाने हम लोगों पर शासन करने, व्यापार करने के बहाने आए थे, और व्यापार करा, व्यापार करने के बाद धीरे धीरे हम पे शासन करना स्टार्ट कर दिया था। राजनीतिक समस्या, मुगलों ने मनसबदार नियुक्त किए जो सैन्य तथा नगरीय नागरिक जिम्मेदारियां निभाते थे। अब कह रहे हैं कि मुगलों ने क्या करा, मनसबदार बनाए जो क्या करते थे, सैन्य, सैन्य मतलब जो सैनिक वाली मिलिट्री वाली होगी ना, वो सारी सिविल ड्यूटीज भी करते थे और सिविल ड्यूटीज भी करते थे, नागरिक जिम्मेदारियां भी निभाते थे, दोनों चीज करते थे। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य किसानों की कृषि उत्पादन की अतिरिक्त उपज पर आधारित थे तथा इस अतिरिक्त उत्पादन को राजस्व के रूप में वसूलते थे, मतलब टैक्स की तरह वो जो थे कृषि से टैक्स लिया करते थे, कृषि जो किसान लोग होते थे उनसे। गुप्त वंश के बाद व्यापार और वाणिज्य में का इस गिरावट का इस समय में पुनः उद्धार हुआ। अब क्या कह रहे हैं, द ट्रेड एंड कॉमर्स विच हैज डिक्लाइंड ग्रेटली फॉलोइंग द पीरियड ऑफ द गुप्ता वो सॉ रिवाइवल ड्यूरिंग दिस टाइम। कह रहा है कि जो गुप्ता पीरियड के टाइम पे, गुप्ता पीरियड के जाने के बाद जो चीज गिर गई थी, व्यापार गिर गया था, वो दिखने लगा कि हाँ दोबारा से जो है उसका उद्धार हो रहा है, दोबारा से वो ऊपर आ रहा है। ठीक है, रिवाइव हो रहा है वो। ऐसी गुप्ताओं को बनिया नहीं कहा जाता, व्यापारी थे। द मिडिवल पीरियड विटनेस्ड अ ग्रेट सिंथेसिस ऑफ ट्रेडिशंस इन कल्चर एंड रिलीजियस। मध्यकाल में धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में परंपराएं आपस में बहुत घुल मिल गई। ठीक है, धर्म और संस्कृति परंपरा के क्षेत्र में परंपराएं आपस में घुल मिल गई। धर्म के क्षेत्र में भक्ति और सूफी आंदोलन उभरे, भक्ति और सूफी आंदोलन चले। भाषा, साहित्य, कला, वास्तुकला, संगीत और नृत्य पर भी विभिन्न परंपराओं के संश्लेषण का प्रभाव पड़ा। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बीतता गया परंपराओं का इस पे क्या पड़ रहा था, प्रभाव पड़ रहा था हमारी भाषा पे, क्योंकि पहले जो थी संस्कृत भाषा बोली जाती थी, फिर थोड़े बहुत अब जैसे जैसे लोग आते गए ना, संस्कृत भाषा चेंज होती गई, थोड़े उर्दू वर्ड जुड़े, अंग्रेज आए, अंग्रेज इंग्लिश वर्ड जुड़ गए। अब जो है हम क्या करते हैं, मिक्स करके बोलते हैं, फ्रेंच के लोग आते हैं, उन्होंने फ्रेंच आए, डच आए, तो हम क्या करते हैं, थोड़ी लैंग्वेज जो है मिक्स करके बोलते हैं, ना हिंदी प्रॉपर बोल पाते हैं। ठीक है, ना हम हिंदी प्रॉपर बोल पाते हैं, ना संस्कृत बोल पाते हैं, और मिक्स भाषा बोलते हैं, हम सारी चीजें मिक्स करके बोलते हैं। मिक्स भी देखो, मैं मिक्स बोल रहा हूँ तो ये भी कौन सा वर्ड है, इंग्लिश का ही वर्ड है। चलिए,
मुगलों के संरक्षण में चित्रकला का राजसी कारखानों में व्यवस्थित किया गया। कलाकारों का को राज्य द्वारा वेतन दिया जाता था। कलाकारों को कौन वेतन देता था? सरकार, वहां की सरकार जो थी उनको वेतन देती थी, सैलरी देती थी। सांस्कृतिक जीवन का एक मजेदार पहलू हिंद इस्लामी वास्तुकला में उजागर होता है। महरब महराब और गुंबद को घंटियों, स्वास्तिक, कमल, कलश जैसे हिंदू प्रतीकों से जोड़ा जाता है। ठीक है। भक्ति तथा सूफी परंपराओं में भी भक्ति संगीत की नई शैली की गति दी। ठीक है, नई शैली आई थी, भक्ति और सूफी परंपराएं जो चली थी, उससे गानों में, संगीत को भी एक नई शैली देने को मिलती है कि इसका स्टाइल जो है थोड़ा सा चेंज हो गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो बोल रहा है हिंद इस्लामी, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर बनने को, देखो तो इसमें क्या कह रहा है कि जो डोम बने थे, गुंबद वगैरह बने थे, उसमें घंटिया, स्वास्तिक, कमल, कलश, इन सबको बनाया गया था और ये किसका प्रतीक माना जाता है? हिंदुओं का प्रतीक माना जाता है। ठीक है। तो ये वाला चैप्टर भी होता है हमारा पूरा। अब आ जाता है नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, आधुनिक विश्व वन। तो 3 चैप्टर है ये वाले आधुनिक विश्व के, मॉडर्न वर्ल्ड, 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करी तो वीडियो लाइक कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। हाँ। आधुनिक युग में के आगमन एवं सामंतवाद के पतन के बाद किसानों पर लगी पाबंदियां बीते युग की बात हो गई तथा शक्तिशाली व्यापारिक वर्ग का उदय हुआ, जिन्होंने नए स्थानों की खोज में निवेश किया। इससे औद्योगिक क्रांति आई, जिससे पूरे विश्व में क्रांतिकारी बदलाव आया तथा यह युग आधुनिक युग का प्रारंभ था। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आपको एक वर्ड देखने को मिल रहा होगा, पुनर्जागरण, रिनायंस। पुनर्जागरण का मीन्स क्या होता है? रीबर्थ, जिससे का मतलब बेसिकली जो मीनिंग देखा जाए तो वो होता है रीबर्थ, मतलब किसी चीज का भी दोबारा से जन्म होना। ठीक है। तो पुनर्जागरण ऐसी चेतना थी जिसने विवेक और व सोच को सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में प्रेरित किया तथा जीवन के हर पक्ष को प्रभावित किया। तो जो चीज पीछे रह गई थी ना, उसको रिनायंस ने दोबारा से जागरूक किया। व्यापारिक मार्गों की खोज में वस्तुओं का आगमन हुआ, जिसने यूरोप वासियों के जीवन को खुशहाल बनाया। क्योंकि देखो क्या हो गया था, अभी हमने देखा, अभी ऊपर पढ़ा था हमने कि व्यापार जो था थोड़ा गिर गया था। तो वो जो था, अब पुनर्जागरण की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जिससे व्यापार जो था और ज्यादा डेवलप होने लगा। ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला गया? पुनर्जागरण बोला गया। कि व्यापार जो था दोबारा से बढ़ रहा था, खुशहाली आ रही थी। इस अवधि में नए विचार जैसे मानवतावाद, बुद्धिवाद और जानकारी प्राप्त करने की भावना का विकास हुआ। ठीक है। सुधार, रिफॉर्मेशन। मध्यकालीन कैथोलिक चर्च अंधविश्वास, भ्रष्टाचार और धन के लालच से जुड़े हुए थे। 1517 ईस्वी में पश्चिम में ईसाई जगत 2 भागों में बट गया, प्रोटेस्टेंट, सॉरी प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए ये लोग भी। चलिए, डेवलपमेंट ऑफ साइंस, विज्ञान का विकास। पुनर्जागरण वैज्ञानिकों ने ज्ञान के क्षेत्र के सभी क्षेत्रों में अवलोकन व प्रयोगीकरण के रास्तों का मार्ग प्रशस्त किया। विज्ञान में पुनर्जागरण युग की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि खगोल शास्त्र में हुई। ठीक है। खगोल शास्त्र मीन्स एस्ट्रोनॉमी में जो थी वो ज्यादा डेवलपमेंट हुई थी। ठीक है। पुनर्जागरण से नई दुनिया की खोज, डिस्कवरी ऑफ न्यू लैंड। नए व्यापारिक मार्गों की खोज में विश्व इतिहास को बदल दिया। दक्षिण पूर्व एशिया एवं दक्षिण एशिया के सीधे समुद्री मार्गों की खोज हुई। ठीक है। डायरेक्ट रास्ता खोज लिया गया दक्षिण एशिया के सीधे समुद्र मार्गों को। ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की तथा कोलंबस जो भारत की खोज में निकला था अमेरिका पहुंच गया। अब देखो ये बोल रहा है भारत की खोज। भारत की खोज मीन्स वो नहीं था कि भारत को खोजने चला गया था, भारत के उससे पहले नहीं था, भारत था, सिंधु घाटी की सभ्यता में था। ठीक है। उससे पहले भी हम पढ़ते था, लेकिन था, है और रहेगा भी। ठीक है। लेकिन मेन जो चीज है यहाँ पे खोज की जो बात कर रहा है, मीन्स रास्ता ढूंढा था उसने, है ना। अब हमें कोई चीज मिलती नहीं है, अगर हमने कोई चीज देखी नहीं होती तो कई बार हम लोग बोलते हैं कि इसको खोज मैंने करी। ठीक है। तो इसने खोज नहीं करी थी, बस इसने रास्ता निकाला था
तो मान लीजिए ये रहा इंडिया, मान लीजिए नीचे का एरिया बना दिया मैंने इंडिया का, ठीक है। और यहाँ से आना है इसको, ठीक है, यहाँ से आना है। इसको नहीं पता यहाँ डायरेक्ट कैसे जाया जाए, इसको रास्ता नहीं पता, तो ये कैसे जाएगा इंडिया में, है ना। तब तक आ ही नहीं सकता, तो इसने वास्को डी गामा ने जो था भारत आने का रास्ता ढूंढा था और कुछ नहीं किया था, ठीक है। लेकिन लिखते इस तरीके से है। और कोलंबस जो था वो भारत की का रास्ता खोजने निकला था, लेकिन वो पहुंच कहाँ गया था, अमेरिका पहुंच गया था। व्यापार में अत्यधिक वृद्धि और औपनिवेशीकरण ने यूरोप की संपत्ति में काफी वृद्धि की, ठीक है। अभी भी काफी देश है जिनको अभी तक खोजा नहीं गया है। 195 या 196 अप्रोक्स में कंट्रीज है इस दुनिया में। 1750 ईस्वी के लगभग इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई, ठीक है। 1750 में इंग्लैंड में क्या हुई, औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। कई नए विकास हुए और नई मशीनों के आगमन से उत्पादन में सुधार हुआ, वह समाज में असमानता बढ़ी, इनइक्वालिटी बढ़ गई, रिच और पुअर के बीच में, क्लास के बीच में इनइक्वालिटी हो गई। एज ऑफ रेवोल्यूशन, क्रांतियों का युग। राजनीतिक नेतृत्व के विरुद्ध उत्पन्न भारी असंतोष के कारण लोगों ने राज्य के मामले में अधिक भागीदारी की मांग करना शुरू कर दिया, ठीक है। लोगों ने क्या करा, अपनी मांग मांगने लगे कि हमें भी राज्य के मामलों में क्या चाहिए, हिस्सा चाहिए। ग्लोरियस रेवोल्यूशन, गौरवपूर्ण क्रांति किसे कहा जाता है। 1688 में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई, जो क्रांतियों के युग में काफी पहले हो गई थी और विश्व को प्रेरणा स्रोत बनी। इसका गौरवपूर्ण क्रांति इसका लिए कहा जाता है कि यह बिना खून बहाए सफल होती, ठीक है। बिना खून बहाए ये सफल हो गई थी क्रांति, इस वजह से इसको ग्लोरियस क्रांति यानी गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है। आजादी के लिए अमेरिकी युद्ध, ठीक है। 1765 में ब्रिटिश संसद में स्टैंप अधिनियम पारित किया, ठीक है। 16 दिसंबर 1773 को कुछ अमेरिकी आदि भारतीयों के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 जहाजों पर चढ़ गए तथा इस पर लदी चाय को समुद्र में फेंक दिया, और जिसको बोस्टन चाय पार्टी कहते हैं, ठीक है। अब देखो, जिसको ये पूछ सकता है बोस्टन चाय पार्टी किसको कहते हैं, बोस्टन टी पार्टी किसे कहते हैं, तो ये बता देना है आपको, यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 16 दिसंबर 1773 को कुछ अमेरिका अमेरिकी आदि भारतीयों के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों में चढ़ गए थे, और जितने भी चाय उस पे चाय पत्ती उस पे लदी हुई थी वो सारी की सारी उन्होंने समुद्र में पलट दी थी, इसको बोस्टन चीप टी पार्टी कहते हैं। इससे युद्ध प्रारंभ हो गया तथा जुलाई 1776 को फ्लोरिडा की कांग्रेस ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, यानी अमेरिका जैसा देश भी किसके अंडर आता था, ब्रिटेन के अंदर आता था। समाजवादी आंदोलन और रूसी क्रांति। औद्योगिक क्रांतियों से समाज में असमानता पनपी, औद्योगिक मजदूर गरीबी के कारण बुरी अवस्था में थे, ठीक है। जैसे औद्योगिक क्रांति से क्या हुआ था, समाज में असमानता यानी ऊंच नीच इनइक्वालिटी हो गई थी, यानी इक्वल हो गए थे। ज्यादातर वर्कर्स जो थे वो क्या थे, गरीब थे, ठीक है। इसके विपरीत उद्योगपति अमीर थे और आराम से जी रहे थे, और गरीब क्या थे, बहुत सॉरी वर्कर्स क्या थे, गरीब थे और बहुत ही बुरी अवस्था में जी रहे थे। मजदूरों में एकता हो गई और समाजवाद का विचार जो समाज में समानता लाता है अपनी जड़ें जमाने लगा, ठीक है। इसका प्रथम उदाहरण रूसी क्रांति था, जिसने विश्व में पहली समाजवादी सरकार की स्थापना की, ठीक है। इसी के साथ ये वाला चैप्टर हमारा पूरा होता है। चैप्टर नंबर 4 आता है। आई होप आपको यहाँ तक सारा समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट रहता है यार, कमेंट करके जरूर पूछना यार। कमेंट कमेंट ना कर सको, कॉल कर देना। अगर मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ तो कॉल कर देना, क्योंकि कल ही आपका एग्जाम है, मैं नहीं चाहता आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो। और जितने ज़्यादा हो सके उतने मार्क्स आप स्कोर करो। तो सबसे पहले तो हम ये मॉड्यूल 1 कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि मॉड्यूल 1 जो है कितने मार्क्स की, आपकी 32 मार्क्स की है। अगर इसको भी कर डाला तो आप आराम से क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। बस आपको मेहनत करनी है प्रॉपर,
बाकी मैप वर्क जो है, मैप कौन कौन सा आगे का एग्जाम में वो भी मैं बता दूंगा। मैप वर्क कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है। ठीक है, चलिए। औद्योगिक क्रांति ने सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तनों को प्रारंभ किया, जिसके चलते कृषक समाज आधुनिक औद्योगिक समाज में बदल गया। औद्योगिक देशों को अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल तथा अपने उत्पादों के लिए बाजार चाहिए था। इस कारण अविकसित देशों को उपनिवेश बनाने के की आवश्यकता पड़ी, जिसके परिणाम स्वरूप साम्राज्यवादी शक्ति के बीच ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न हुआ, जो विश्व युद्ध का कारण बना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सॉरी। औद्योगिक क्रांति के दौरान हुए नवीन और प्रौद्योगिकी कारण। सबसे पहले कपड़ा उद्योग बड़ी मात्रा में उत्पादन करने वाला पहला उद्योग था। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। भाप इंजन 1764 में जेम्स वाट ने भाप इंजन को के डिजाइन को दक्षता में 100 गुना सुधार किया। ठीक है, 4 गुना उसको और अच्छा करा गया, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाई गई। कोल एंड आयरन, कोयला और लोह। भाप इंजन कोयला और लोह ने आधुनिक उद्योग की आधारशिला रखी। ठीक है, परिवहन और संचार के साधन। 1700 में पुल और सड़कों का निर्माण हुआ। शीघ्र ही इंग्लैंड में भाप इंजन रेलवे ट्रैक का पर माल को लाने ले जाने लगे तथा नहरी परिवहन में भी मदद मिलने लगी। ठीक है, टेलीग्राफ तथा टेलीफोन की खोज ने पूरे विश्व में संचार का युग्म बना दिया, सॉरी, सुगम बना दिया। क्या कह रहा है कि अब ये टेलीग्राफ और टेलीफोन जो है इनकी खोज हुई तो इससे क्या हुआ, कम्युनिकेशन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो था वो और भी अच्छा हो गया था, बहुत ही आसान हो गया था। और हम कभी भी कुछ चीज अभी अब यहाँ पे बैठे बैठे मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, तो ये भी सिर्फ और सिर्फ किस वजह से, यूट्यूब का इन्वेंशन हुआ, माइक्रोफोन का इन्वेंशन हुआ, इस वजह से ही खाली हो पा रहा है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो आप तक पहुंच पा रहा है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है द राइज ऑफ इम्पेरियलिज्म, साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का उत्थान। साम्राज्यवाद का मुख्य लक्षण साम्राज्य के उपनिवेशों के संपत्ति का दोहन है, सॉरी, ये थोड़ा अंडरलाइन करने के बाद विजिबल नहीं हो पा रहा। ठीक है, साम्राज्यवाद का लक्ष्य मुख्य लक्षण साम्राज्य के उपनिवेशों में से संपत्ति का दोहन था। अफ्रीका में साम्राज्यवाद 1800 से तथा 1910। एशिया में साम्राज्यवाद। चीन अफीम युद्ध तथा इसकी हार। जापान, जापान में कैसे हुआ था वो भी बता रखा है यहाँ पे। जापान मेजी पुनर्स्थापन 1868 में प्रारंभ हुआ। दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया में श्रीलंका पर पुर्तगाल का कब्जा था, जो बाद में डच तथा उसके बाद ब्रिटेन के कब्जे में आ गया। ठीक है, पहले किसके कब्जे में आया, डच, और फिर किसके कब्जे में आया, ब्रिटेन। साम्राज्यवाद का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ इम्पेरियलिज्म। इसने एशिया तथा अफ्रीका दोनों की संपत्ति का दोहन किया। इसके कच्चे माल तथा बाजार का शोषण किया गया। औद्योगिक माल को यहाँ बेचा गया, जिससे उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था नष्ट हुई। भारत में उन्होंने हमारी खुशहाल अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध। अब प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉजेस ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, तो ये जरूर ध्यान से देखना। एशिया तथा अफ्रीका में के उपनिवेशों के बंटवारे से युद्ध के हालात पैदा हुए। 19वीं सदी की आखिरी तिमाही में जर्मनी इंग्लैंड का मुख्य प्रतिद्वंदी बन गया। 1882 में जर्मनी ऑस्ट्रिया और
इटली ने अपने विरोधी शक्तियों के खिलाफ आपसी सैन्य सहायता की संधि ट्रिपल अलायंस पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, इन लोगों ने ट्रिपल अलायंस पे हस्ताक्षर किया, मतलब कि अगर एक पे भी हमला होगा तो तीनों पे हमला माना जाएगा, जी बिल्कुल वैसे ही जैसे कि नाटो के सदस्य हैं। ठीक है, दोस्त बन गए थे। 1907 में इंग्लैंड, रूस और फ्रांस ने भी ट्रिपल अलायंस पर हस्ताक्षर किया। फिर उसके बाद इंग्लैंड, रूस और फ्रांस, ये तीनों भी एक साथ मिल गए। दो परस्पर शत्रुतापूर्ण विरोधी समूहों के उद्भव और यूरोपीय शक्तियों के बीच तनाव और संघर्ष ने यूरोप को दो गुटों में विभाजित कर दिया। नेक्स्ट है पान स्लाव मूवमेंट, पान स्लाव आंदोलन और बाल्कन राजनीति। आर्यड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या युद्ध का तत्कालीन कारण बन गई। ठीक है, ये मरा था, ये राजकुमार था, इसके मरने की वजह से ही युद्ध हुआ था। कॉज ऑफ द वार, कॉज क्यों था, क्या था? प्रथम विश्व युद्ध अगस्त 1914 से शुरू हुआ और नवंबर 1918 तक चला। वर्ष 1917 में दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। अप्रैल में संयुक्त राज्य अमेरिका का युद्ध में भाग लेना तथा नवंबर में रूस द्वारा युद्ध से अलग हो जाना। ठीक है, इसके बाद आ जाता है द वर्ल्ड बिटवीन टू वर्ल्ड वॉर। प्रथम विश्व युद्ध को दुनिया की सबसे विनाशकारी और भयावह घटनाओं के रूप में देखा जाता है। निर्दोष नागरिकों सहित 10 लाख लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा था। ठीक है, लीग ऑफ नेशन का निर्माण किया गया था। लीग ऑफ नेशन क्या थी, वो भी जानते हैं। वर्ल्ड वॉर 3। यह 1920 में स्थापित प्रथम अंतरराष्ट्रीय संगठन था जिसका मुख्यालय जिनेवा में रखा गया। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखना, भविष्य में युद्ध रोकना, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, अंतरराष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने और सदस्य देशों में श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाना था। ठीक है, लीग ऑफ नेशन का निर्माण किस लिए किया गया था? ताकि जितने भी युद्ध वगैरह हो उन पर शांति लगाया जा सके। अगर कोई देश अ, किसी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है तो उसकी हेल्प की जाए, तो इस वजह से लीग ऑफ नेशन बनाई गई थी। ठीक है, दो विश्व युद्धों के बीच में दुनिया। ऑफ फैशिज्म और नाजिज्म, फासीवाद और नाजीवाद का उदय हुआ। ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस को भी गंभीर आर्थिक संकटों, अभावों और बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। ठीक है, इंग्लैंड क्या फेस करता है, इंग्लैंड और फ्रांस क्या फेस कर रहे थे? आर्थिक संकट यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही थी, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी वहां पे। बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट। सोवियत संघ दुनिया के पहले समाजवादी देश के रूप में उभरा। केवल यही एक देश था जो 1929 की महामंदी से प्रभावित नहीं हुआ, जबकि अन्य सभी पश्चिमी पूंजीवादी देशों को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और चैप्टर बचाइए। विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका 1929 में अत्यधिक उत्पादन के कारण सबसे खराब आर्थिक संकट से ग्रसित हुआ। ठीक है, यूएस से 1929 में सबसे खराब आर्थिक प्रॉब्लम से फेस कर रहा था, और आज देख लो इंडिया से कितना ऊपर है। जापान एशिया का एकमात्र देश था जो साम्राज्यवादी देश के रूप में उभरा।
ठीक है, दो विश्व युद्ध के दौरान जापान एक मजबूत सैन्य शक्ति बन गया तथा इसने फांसीवादी को समर्थन दिया। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर टू। लीग ऑफ नेशन भविष्य में ना होने वाले युद्ध को रोकने के उद्देश्य में नाकाम रहा। 1939 में भारत द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। फांसी व नाजी पार्टियों ने युद्ध को गौरवान्वित किया तथा अपने लोगों को वादा किया कि युद्ध के द्वारा वे अपने देशों का खोया हुआ गौरव वापस ले आएंगे। ठीक है, ब्रिटेन फ्रांस और इत्यादि पूंजीवादी देश होने के नाते सोवियत संघ के साम्यवाद का प्रसार रोकना चाहते थे। इसलिए इन्होंने इटली तथा जर्मनी के पक्ष में एक सुव्यवस्थित नीति अपनाई, अपने तुष्टीकरण की नीति। और इसे क्या कहा जाता है? तुष्टीकरण की नीति कहा जाता है। तुष्टीकरण की नीति देखो पूछ लेता, काफी बार क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में, तुष्टीकरण की नीति किसे कहते हैं, तो ये आप लिख दोगे इसमें से देख के। ठीक है, युद्ध का परिणाम सितंबर 1945 को युद्ध समाप्त हुआ। जर्मन यहूदियों को या तो मार दिया गया या फिर उन्हें यंत्रणा शिविर में भेजा गया। जापानी शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए, जिससे यह शहर लगभग पूरी तरह नष्ट हो गए। ये तो एक बार डेट पढ़ लेना है आपने कि किस डेट को अमेरिका ने इस पर बम गिराया था। ठीक है, 6 अगस्त और 8 अगस्त को गिराया था जहां तक मेरे को याद है, लेकिन फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ दो महाशक्तियों के रूप में उभरे। ठीक है, यूएसए और यूएसएसआर। अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाना एक मुख्य उद्देश्य बन गया। ठीक है, कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पे शांति बनी हुई रहनी चाहिए। चलिए, इसके साथ ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 5, भारत पर ब्रिटिश का शासन, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव 1757 से 1857। चैप्टर नंबर 5, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट इसका पढ़ लेते हैं, जूम करके देख लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है मीनिंग में इसके। ब्रिटिश शासन का ब्रिटिश शासन का भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था तथा सांस्कृतिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इससे राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता की भावना का भी उदय हुआ, जिससे राष्ट्रीय जागरूकता तथा ब्रिटिश के लोगों के विरुद्ध विद्रोह की भावना भी पैदा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेथड ऑफ कॉलोनियेशन कॉलोनियेशन इन इंडिया, भारत में उपनिवेशीकरण के तरीके। 1600 में इंग्लैंड भारत के साथ व्यापार को नियंत्रित करने में सफल हुआ तथा इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ठीक है, 1600 में ये लोग आ गए थे। ठीक है, 1613 में उसने सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है, 1613 में उन्होंने फैक्ट्री स्थापित करी थी, टेक्सटाइल फैक्ट्री। प्लासी के युद्ध यानी 1757 में होता बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, तथा बक्सर के युद्ध ने ब्रिटिश के लिए भारत पर विजय का द्वार खोल दिया। ठीक है, अब क्या है? एंग्लो मैसूर युद्ध, आंगल मैसूर युद्ध। टिप्पू सुल्तान ने की वीरतापूर्ण हार तथा मृत्यु के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ। कनारा, कोयम्बतूर तथा श्रीरंगपट्टम पट्टनम जैसे बड़े बंदरगाह अंग्रेज द्वारा अपने अधिकार में ले लिए। ठीक है, ये कब हुआ था? 1799 हुआ था। ठीक है, तो एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था ये याद रखनी है आपको डेट, 1799 में हुआ था। ठीक है, आंग्ला मराठा युद्ध, अंग्रेजों ने पेशवा को हराया, उसको गद्दी से हटाया तथा उसके सभी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। ठीक है, ये हो गया एंग्लो मराठा युद्ध हो गया। अब एंग्लो सिख युद्ध, पंजाब पर लॉर्ड डलहौजी द्वारा कब्जा कर लिया गया।
महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र महाराजा दलीप सिंह को पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया गया। जल्द ही बहुत सी देशी रियासतें और संधि सॉरी जल्द ही और बहुत सी देशी रियासतों को संधि नीतियों, विलय की नीतियों और सहायक संधि द्वारा ब्रिटिश नियंत्रण में ले लिया गया। ठीक है। मतलब क्या कर लेते हैं, एक तरीके से ये लोग संधि कर लेते थे, अलायंस कर लेते थे, या फिर क्या करते थे, सिंपल बोला जाता था कि अगर कोई भी राजा है, ठीक है, अगर उसका कोई खुद का बेटा नहीं है तो उस पे किसका अधिकार हो जाएगा बाद में जाके, अंग्रेजों का। ठीक है, अंग्रेज उस पे के शासक बन जाएंगे। तो रास्ता दामों पर बेचने में, सॉरी, सस्ते दामों में माफी चाहूंगा। अंग्रेज व्यापारी वस्तुओं को सस्ते दामों में बेचने में सफल हुए क्योंकि विदेशी वस्तुओं को भारत में बिना कर चुकाए आने दिया गया। ठीक है। भारतीय हत्र हथकरघा वस्तुओं पर निर्यात हेतु अत्यधिक कर लगाए गए। टैक्स बहुत ज्यादा, यहाँ पे कर जो है टैक्स बोला जा रहा है। अब अंग्रेज जो थे इंडिया में इंपोर्ट कर रहे थे, उसका उनको टैक्स नहीं देना पड़ रहा था। ठीक है, इम्पोर्ट टैक्स नहीं देना पड़ रहा था, लेकिन अगर भारतीय कोई हाथ से बना हैंडीक्राफ्ट चीजें जो बना रहे थे उस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया जाता था। ठीक है, इससे भारतीय हथकरघा उद्योग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और इसका पतन हो गया। ठीक है, इसके बाद ही हाथ से बनने वाली चीजें खत्म हो गई भारतीय। तो अंग्रेजों का सबसे पहला काम ये था कि जो भी यही सेम पॉलिसी जैसे जियो का देखा होगा आपने, सारी चीजें फ्री 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 चलाई, उसके बाद पैसे लेने लग गया। सेम अंग्रेजों ने भी ऐसे ही करा, सस्ता कर दिया, बिल्कुल सस्ता कर दिया, क्वालिटी भी मिल रही थी, क्वांट और अमाउंट भी चीप था, तो इस वजह से लोग जो है उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे। ठीक है। भूमि राजस्व नीति का प्रभाव। स्थायी बंदोबस्त, महलबारी बंदोबस्त और रैयतबारी बंदोबस्त जैसी भूमि राजस्व नीतियों ने भूमि जोतदारों के लिए कठिन परिस्थितियां पैदा की। कृषि का व्यवसायीकरण होने से चाय, कॉफी, नील, अफीम, कपास, जूट, गन्ना तथा तिलहन जैसी फसलों के उगाने में अनाज का उत्पादन गिर गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नए मध्य वर्ग का उदय, राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास। ब्रिटिश राज के दौरान भारतीय समाज में नई कानूनी अदालतों, सरकारी अधिकारों तथा वाणिज्यिक एजेंसियों की शुरुआत हुई। अंग्रेजों ने भूस्वामियों के अतिरिक्त एक नए पेशेवर और सेवा करने वाले मध्यम वर्ग को भी बनाया। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये ज़रूर देखना। और जितने भी मैंने वो युद्ध बताए थे आपको, एंग्लो मराठा युद्ध, एंग्लो सिख युद्ध, ठीक है, एंग्लो मैसूर युद्ध, वॉर, ठीक है, वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनकी डेट्स वगैरह याद रखना। बैटल ऑफ प्लासी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो डीपली जाके आप पढ़ लीजिएगा एक बार। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में रेलवे का नेटवर्क बन गया। ठीक है, 19वीं सदी में क्या बन गया, रेलवे नेटवर्क बन गया। इससे ब्रिटिश बैंकरों और निवेशकों को अपनी अतिरिक्त पूंजी तथा संपत्ति को रेलवे निर्माण में निवेश करने का मौका प्राप्त हुआ। ठीक है। ब्रिटिश इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड कल्चर। समाज और संस्कृति पर ब्रिटिश प्रभाव। भारतीय समाज में कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, सती प्रथा, बहुविवाह तथा कठोर जाति व्यवस्था जैसी कई सामाजिक कुप्रथाएं प्रचलित थी। अब ये यहाँ पे जो सती प्रथा बताया जा रहा है, सती प्रथा अगर देखा जाए तो पुराने टाइम पे इतनी ज्यादा नहीं थी। फीमेल के पास चॉइस रहती थी, वो चाहे तो सती हो सकती थी, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं था जैसा बताया जाता है। ठीक है, ये बस अंग्रेजों की चाल थी। और हाँ, बाल विवाह था, और लड़कियों को अगर पता लग जाता था कि लड़की है, गर्भ में ही उनकी हत्या कर दी जाती थी, ऐसा होता था। तो इन सारे कुप्रथाओं को बंद करा गया। पुरोहित महंगे अनुष्ठान, बलि तथा जन्म या मृत्यु के बाद रीति रिवाज करवाते थे। ठीक है, आज आज के टाइम पे भी होता है ये। ठीक है, ये तो हमारे कल्चर है, ये हमारा कल्चर। ठीक है। महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए कई कानूनी उपाय शुरू किए गए। 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा, विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दी गई। 1929 में शारदा अधिनियम पारित कर बाल विवाह पर रोक लगाई गई। ठीक है, तो किस अधिनियम द्वारा बाल विवाह पर रोक लगाई गई थी, तो शारदा अधिनियम द्वारा। ठीक है। शिक्षा नीति, एजुकेशन पॉलिसी। शिक्षा नीति इस तरह की बनाई गई ताकि भारतीय कम पैसों में
क्लर्क की नौकरी करने को तैयार हो तथा इससे भारतीयों को का एक ऐसा वर्ग बन जाए जो अंग्रेजों के प्रति वफादार हो, ब्रिटिश संस्कृति के प्रशंसक बने तथा ब्रिटिश वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो। ठीक है, इस तरीके से शिक्षा को पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी इस तरीके से लाई गई थी। ठीक है, वरना हमारे जो पुराने टाइम पे देखेंगे हम, तो क्या चलते थे, गुरुकुल्स वगैरह चला करते थे। ठीक है, अब आ जाता है इम्पैक्ट ऑफ द रिफॉर्म मूवमेंट, सुधार आंदोलन के प्रभाव। धार्मिक सुधार आंदोलन ने भारतीयों के मन में अधिक से अधिक आत्मविश्वास और आत्मसम्मान और अपने देश के लिए गर्व की भावना पैदा की। आधुनिक शिक्षा की शुरुआत ने भारतीयों को जीवन के प्रति एक वैज्ञानिक तथा तर्कसंगत दृष्टिकोण दिया। ठीक है, ये हुआ था सुधार आंदोलन के प्रभाव। ठीक है, इसके बाद आ जाता है विरोध आंदोलन, प्रोटेस्ट मूवमेंट्स। ब्रिटिश शासन के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव के परिणाम स्वरूप विदेशियों के खिलाफ भारतीयों ने कड़ी प्रतिक्रिया हुई, मतलब उसके अगेंस्ट लोग जो है खड़े होने लगे। इसके लिए किसानों और जनजातियों द्वारा शोषक शासकों के खिलाफ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन की श्रृंखला पूरे देश में फैल गई। ठीक है, अब 1857 का विद्रोह सबसे पहले आ जाता है, यहीं से बोला जाता है कि पहली आजादी की लड़ाई जो है यहीं से शुरू हुई थी। 1857 के विद्रोह ने पहली बार विभिन्न धार्मिक और जातीय पृष्ठभूमि वाले वर्ग के लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक कर दिया। मतलब एक साथ सारे जितने भी रिलीजियस थे, चाहे कैसे भी क्लास के थे, रिलीजियस मतलब कि धार्मिक, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सारे एक साथ आ गए थे। क्योंकि एक चीज सुनने में आया था कि आटो में जो है गाय और सुअर की हड्डियों के चूरा मिला के बेचा जा रहा है। ठीक है, और गाय और सुअर की चर्बी जो है कारतूस बनाने में यूज हो रही है। तो ये अफवाह उड़ा दी गई थी, जिस वजह से लोग जो है इसके खिलाफ हो गए थे काफी, और एक साथ हो गए थे। इस विद्रोह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किया तथा भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति में परिवर्तन हुए। ठीक है, और इसी के साथ ये वाला चैप्टर हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है हमारा औपनिवेशिक भारत में धार्मिक एवं सामाजिक जागृति। ठीक है, रिलीजियस एंड सोशल अवेकनिंग इन कॉलोनियल इंडिया। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में शिक्षा का अभाव था, मतलब शिक्षा की कमी थी, तथा महिलाओं की अधीनता मुख्य कारण थी जिससे समाज की प्रगति रुकी। ठीक है, फीमेल ज्यादा एजुकेटेड होती नहीं थी, इस वजह से हमारी प्रोग्रेस रुकी हुई थी। भारतीय समाज में सुधारकों ने, चाहे वे हिंदू, मुस्लिम, सिख या पारसी थे, समाज को परिवर्तित, ठीक है, चाहे वो कोई भी थे, उन्होंने क्या किया, समाज में थोड़े से परिवर्तन लेकर आए। ठीक है, शिक्षा का अभाव सबसे पहला पॉइंट, टॉपिक जो है शिक्षा का अभाव, लैक ऑफ एजुकेशन। भारत में शिक्षा उच्च जाति की मुट्ठी भर पुरुषों तक ही सीमित थी, मतलब जो उच्च अपर क्लास के लोग थे खाली उन्हीं को मिलता था। धार्मिक ग्रंथ वेद संस्कृत में ही लिखे हुए थे, जो पुजारी वर्ग के एक अधिकार में थे। ठीक है, मतलब कि संस्कृत किनको समझ में आती थी, एक तरीके से देखो, वेद और ग्रंथ संस्कृत में लिखे हुए थे, और लोअर क्लास को जो थे उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, तो उनको समझ में भी नहीं आते थे। इस वजह से पुजारी वर्ग ही महंगे अनुष्ठान, बलि तथा परंपराओं का निर्वाह करवाते थे। ठीक है, जितने भी अनुष्ठान वगैरह, बलि वगैरह हो गए, ये सारे के सारे वही करवाते थे। पोजीशन ऑफ वुमेन, महिलाओं की स्थिति। वुमेन डिड नॉट एंजॉय एन इक्वल स्टेटस विद मैन। अधिकतर महिलाओं का जीवन बहुत कठिन था। ठीक है, और ना ही उनको क्या था, उतना स्टेटस जैसा क्लास स्टेटस मैन को मिलता था, वैसा वुमेन को नहीं मिलता था। पुरुष का एक से अधिक पत्नी रखना मान्य था। ठीक है, बहुविवाह। विधवा को अपने अपने पति की चिता में जबरदस्ती जलने पर विवश किया जाता था, सती प्रथा। ठीक है, महिलाओं को संपत्ति तथा शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था। ठीक है, अब देखो ये बना इस तरीके से दिया गया सती प्रथा का, लेकिन अब ऐसा कुछ रियलिटी में होता, आप खुद सोचिए, अगर ऐसा कुछ होता तो जनक, हम अपने हिस्ट्री देखते हैं, राजा जनक जो थे, उनकी मृत्यु के बाद उनकी 3 बीवियां थी, लेकिन किसी ने भी, कोई भी सती नहीं हुई थी उनकी चिता के साथ, तीनों जिंदा थी। ठीक है,
और महाभारत में चलते हैं तो कुंती को देख सकते हैं, वो भी कुछ सती नहीं हुई थी। तो ये सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों का थोड़ा सा चाल बोल सकते हैं हम, ताकि थोड़ा सा उनका यही था ना, फूट डालो शासन करो, तो यही उनकी पॉलिसी थी। ठीक है। तो लेकिन आप क्या कर सकते हैं, बुक में लिखा हुआ है तो आपको इसी तरीके से लिखना पड़ेगा कि जबरदस्ती विवश किया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम। हिंदू समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। ठीक है। लोग अपने व्यवसाय के आधार पर विभाजित थे। ब्राह्मणों को ईश्वर की प्रार्थना और पूजा पाठ का काम था। क्षत्रिय युद्धों से लगे हुए थे। वैश्य कृषि व्यापार में लगे थे। शूद्र ऊपरी तीनों वर्णों की सेवा में लगे हुए थे। ठीक है। तो यहाँ पे बता दिया किसके किसके क्या क्या काम थे। उसके बाद आ जाता है हमारा सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म। बिना धार्मिक सुधारों के सामाजिक सुधार अर्थहीन थे। ठीक है। जब तक धार्मिक सुधार नहीं किया जाएगा तब तक सामाजिक सुधार भी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, दोनों में सुधार करना पड़ेगा। सुधारकों ने सकारात्मक भारतीय मूल्यों तथा पश्चिमी विचारों जैसे लोकतंत्र तथा समानता के सिद्धांतों को एक साथ जोड़ दिया। ठीक है। क्या करा उन लोगों ने, लोकतंत्र और समानता का सिद्धांत दोनों को साथ में जोड़ा, ताकि हमारा देश जो है जल्दी से डेवलप हो, और जितना ज्यादा हो सके उतनी जल्दी हम अंग्रेजों से क्या हो, जितने भी उनकी पॉलिसी चली थी उनसे सही हो सके। ठीक है। एजुकेशनल सिनेरियो, शैक्षिक परिदृश्य। पाठशाला, मदरसे, मस्जिद और गुरुकुलों में पारंपरिक शिक्षा दी जाती थी। संस्कृत, व्याकरण, गणित, धर्म दर्शन जैसे विषय ही पढ़ाए जाते थे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अभाव था। ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्या थी, अ, अभाव था, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं कोई जगह नहीं थी, नो प्लेस। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अगर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमारे ग्रंथों में साफ साफ सारी चीजें, काफी सारी चीजें लिखी गई हैं। अगर हम देखें तो पहले ही बोल दिया गया था कि सूरज जो है पूरी गैलेक्सी में घूमता है। तो जिसको ये माना नहीं गया था, अब आप देखोगे तो अब जो है ये डिस्कवर किया गया है कि सूरज जो है वो पूरी गैलेक्सी के चक्कर लगाता है। पहले क्या बोला गया था कि ऐसा कुछ नहीं है, सूरज जो है एक जगह रहता है, बाकी सारे जितने भी प्लेनेट है वो सारे के सारे इसके अराउंड घूमते हैं। ठीक है। फिर थोड़ा सा और डिस्कवरी हुई उन लोगों की, तो पता चला कि सूरज जो है अपने एक्सिस पे ही घूमता है। और अब जो है आप गूगल पे भी, यूट्यूब पे भी सर्च करोगे, कहीं पे भी सर्च करोगे, आप गूगल पे भी सर्च करके पता कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा, जैसे प्लेनेट घूमते हैं वैसे ही सन भी घूमता है। ठीक है। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधारक। तो राजा राम मोहन रॉय का मेन कैरेक्टर इसमें। राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने समाज सुधारों में पूरा जीवन लगा दिया। रामकृष्ण परमहंस तथा स्वामी विवेकानंद, अब इनका क्या है, रामकृष्ण परमहंस ने धर्म की आवश्यकता पर बल दिया तथा स्वामी विवेकानंद कौन थे, उनके महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट शिष्य यानी स्टूडेंट। ठीक है। डिसिप्लिन फॉरमोस्ट। सर सैयद अहमद खान, उनका विश्वास था कि मुस्लिम के धार्मिक तथा सामाजिक जीवन में सुधार तभी हो सकता है जब वह आधुनिक पश्चिमी वैज्ञानिक ज्ञान तथा संस्कृति को अपनाए। ठीक है। ज्योतिराव गोविंदराव फूले तथा उनकी पत्नी सावित्री बाई ने महाराष्ट्र में निम्न जातियों की महिलाओं को शिक्षित करने के प्रयास किए। ठीक है। जितने भी सोशल छोटी छोटी जातियों की, निम्न जाति की औरतें हैं, जैसे कि SC ST कास्ट के हो गए, OBC हो गए, तो इन सबको एजुकेशन मिल सके, उसका काम किसने किया, ज्योतिराव गोविंदराव फूले और उनकी वाइफ। ठीक है। न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानडे, इन्होंने धार्मिक सुधारों के लिए पुनः सार्वजनिक सभा तथा बंबई में प्रार्थना समाज की 1867 में स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदुओं में धर्म सुधार हेतु 1875 में भारत में आर्य समाज के संस्थापक बने। तो ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी खोज करी थी, 1875 में उत्तर भारत में आर्य समाज की संस्थापक थे। ठीक है। 1875 में हुई थी आर्य समाज की स्थापना।
तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो। 1875 में उत्तर भारत में आर्य समाज की स्थापना की स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है। पंडिता रमाबाई, इन्होंने 1881 में आर्य महिला समाज की स्थापना महाराष्ट्र में की। इन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी तथा बाल विवाह प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। ठीक है। एनी बेसेंट एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य भारत में 1893 में आई। ठीक है। ये किसकी मेंबर थी, सदस्य थी? थेरो थियोफिजिकल सोसाइटी की। ठीक है। मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट, मुस्लिम सुधार आंदोलन, मोहम्मदन साक्षरता सोसाइटी कलकत्ता की स्थापना 1863 में अब्दुल लतीफ द्वारा की गई। अकाली सुधार आंदोलन, महंतों के खिलाफ सशक्त सत्याग्रह 1921 में प्रारंभ किया गया, जिसके फलस्वरूप 1925 में सरकार को नया गुरुद्वारा कानून पारित करना पड़ा। ठीक है। पारसियों में सुधार आंदोलन, 19वीं सदी के मध्य में नौरोजी फरदोंजी, दादा भाई नौरोजी, एस एम बंगाली ने बंबई में पारसियों में धार्मिक सुधार आंदोलन को प्रारंभ किया। ठीक है। तो 19वीं सदी के मध्य में भारतीय समाज पर सुधार आंदोलन का प्रभाव, सभी आंदोलनों आंदोलनों सॉरी सभी आंदोलनों 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 ने महिलाओं की स्थिति को सुधारने तथा जाति प्रथा, सामाजिक एकता, आजादी, समानता व भाईचारे के विकास के लिए काम किया। टंग ट्विस्ट हो जा रही है बार बार, उसके लिए माफी चाहूंगा। 1872 में पारित किया 1872 में पारित कानून में अंतर जातीय विवाह व अंतर सांप्रदायिक विवाह को मान्यता दी। 1860 में लड़की की विवाह की आयु 10 वर्ष की गई तथा शारदा अधिनियम द्वारा 1921 में को विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 और लड़के की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई। ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, सभी आंदोलनों को महिलाओं की सुधारने के लिए जाति प्रथा, सामाजिक एकता, आजादी समान आजादी, समानता व भाईचारे के विकास के लिए काम किया। ठीक है। 1872 में पारित कानून के अंतर जातीय विवाह के व अंतर सांप्रदायिक विवाह को मान्यता दी। मतलब कि आप किसी और जाति वगैरह में या किसी और धर्म में शादी कर सकते हो। 1872 में मान्यता मिली थी इसको। और 1860 में कि 10 साल थी लड़की की आयु की, विवाह की आयु, उसको बढ़ा के क्या कर दिया गया, 14 वर्ष कर दिया गया। ठीक है। और लड़कों की 18 वर्ष कर दी गई। इसी के साथ ये वाला चैप्टर खत्म होता है। अब चैप्टर नंबर 7 आ जाता है, जो कि सेकंड लास्ट चैप्टर है मॉड्यूल 1 का या यूनिट 1 का बोल ले हम। ठीक है। इसके बाद हम और भी चैप्टर करेंगे। मॉड्यूल 2 भी हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। 1 घंटे से ऊपर की ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है। अप्रॉक्स 1.5 आवर की हो चुकी है। वीडियो लाइक कर देना अगर अभी तक भी लाइक नहीं करा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जन प्रतिरोध, अंग्रेजों द्वारा प्राकृतिक तथा मानव संसाधनों के शोषण के कारण जन प्रतिरोध उत्पन्न हुआ, जिसमें मुख्यतः किसानों, जनजातियों तथा सैनिकों ने भाग लिया। इनमें एक आत्मविश्वास था जिसने राष्ट्रीय जन जागरण को तीव्र किया। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है जन विद्रोह व प्रतिरोध के कारण। आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हो यार, पूरी वीडियो देखा करो। अंग्रेजी शासन की नीतियां भारतीयों के अधिकारों, प्रतिष्ठा तथा आर्थिक स्थिति की अवमानना करती थी तथा शोषण का प्रतीक थी। ठीक है। क्या बोल रहा है, पॉलिसीज अंडर ब्रिटिश रूल हैड अंडरमाइंड द राइट स्टेटस एंड इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ इंडिया। ठीक है। एक के बाद एक कई विद्रोह हुए जिनका नेतृत्व अंग्रेजों द्वारा अपदस्थ शासकों, जीती गई देशी रियासतों के पूर्व अधिकारियों, जमींदारों तथा पॉलिसगर्स यानी सामंतों द्वारा किया गया, ताकि वे अपनी छीनी गई भूमि तथा जागीरों को पुनः प्राप्त कर सके।
ठीक है, मतलब एक के बाद काफी विद्रोह किए गए, ताकि वो जितनी भी जगह वगह है, मतलब जो इनका एरिया था अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा है, उन्हें वापस से वो लोग प्राप्त कर सके, चाहे वो सामंत हो, जमींदार हो, या कोई अधिकारी हो। ठीक है, इसी प्रकार जनजातियों ने भी विद्रोह किया, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि व्यापारी या सूदखोर उनकी जीवनचर्या में दखल दें। ठीक है, धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप भी इन प्रतिरोधों का एक अन्य कारण था। ये बगावत प्रायः ईसाईयत के विरुद्ध होती थी। नेचर ऑफ पॉपुलर रेजिस्टेंस मूवमेंट। जन विद्रोह व प्रतिरोध की प्रकृति। विद्रोहियों द्वारा विद्रोहियों द्वारा हिंसा तथा लूटपाट जैसे दो मुख्य तरीके अपनाए जाते थे, जिससे वह शोषकों के प्रति अपना विरोध प्रकट करते थे। ठीक है, लूटपाट कर लेते थे, थोड़ी बहुत हिंसा कर देते थे। ठीक, किसानों के विद्रोह का महत्व और सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस ऑफ पीजेंट रिवॉल्ट। इन विद्रोहों का उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासकों को उखाड़ फेंकना नहीं था, फिर भी इनसे भारतीयों में जागृति आई। इन्हें शोषकों तथा दमनकारियों के खिलाफ संगठित होने की भी आवश्यकता महसूस हुई। ठीक है, अब यहाँ पे बता रखा है किसान विद्रोह, ये चार्ट के द्वारा एक समझाने की कोशिश की गई है, तो ये एक बार देख लीजिएगा। किसान द्वारा विद्रोह, फकीर फकीर व सन्यासी विद्रोह 1770 बंगाल में। ठीक है, नील विद्रोह 1859 से 1862 बिहार तथा बंगाल में हुआ था ये। फराइजी आंदोलन बंगाल में हुआ था ये भी 1838 से 1848 तक। वहाबी आंदोलन वहाबी आंदोलन 1830 से 1860 तक, ये भी बंगाल में हुआ था। तो ज्यादातर आंदोलन बंगाल में आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आ जाता है जनजातीय विद्रोह। ठीक है, ट्राइबल रिवॉल्ट्स। तो सबसे पहले आ जाता है संथाल विद्रोह 1855 से 57 तक। फिर आ जाता है मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 तक। फिर आ जाता है जयंतिया और गारो विद्रोह 1860 से 1870। फिर भीलो विद्रोह 1818 से 1831 तक। फिर कोल विद्रोह 1831 से 1832 तक। फिर मोप्पिला विद्रोह 1836 से 1854। तो ये सारे विद्रोह आपको याद रखने कब हुए थे, क्योंकि क्या आ जा सकते हैं, ये क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है 1857 के विद्रोह के कारण। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवॉल्ट द रिवॉल्ट 1857। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है पॉलिटिकल। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिखता रहे। सबसे पहले क्या है आपका, राजनीतिक, विलय की नीति। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस, और देसी रियासतों का अधिग्रहण, एनेक्सेशन ऑफ नेटिव स्टेट्स। ठीक है, ये क्या हो गए, पॉलिटिकल में हो गए कॉज के विद्रोह के कॉज। ठीक है, रिवॉल्ट के कॉजेस। आर्थिक में अगर देखें, इकोनॉमिकली देखें तो संपत्ति का दोहन। ठीक है, ब्रिटिश भू राजस्व नीति, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी जो ब्रिटिश द्वारा चलाई जा रही थी, उसके बारे में। भारत में अकाल जो आया था उसके कारण भी। ठीक है, इसके बाद आ जाता है सामाजिक व धार्मिक। इसमें क्या था, समाज सुधार, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह इत्यादि, ये भी इसी में आ जाते हैं। ईसाइयों प्रतीक संपत्ति पाने का अधिकार। ठीक, तत्कालीन चर्बी वाले कारतूस, ये मैंने आपको बताया था चर्बी वाले कारतूस के बारे में। ठीक है, सैनिकों में असंतोष। अब क्या हो गया था, सैनिक जो थे वो असंतुष्ट थे, कम वेतन तथा भारतीय सैनिकों को विदेशी भत्ता ना देना। ठीक है, धार्मिक भावनाओं पर चोट। धार्मिक भावनाओं पर चोट कैसे पड़ी थी, इस वजह से पड़ी थी क्योंकि चर्बी वाला कारतूस था। ठीक है, दूसरा आटे को लेकर, मैंने जो आटे वाला बताया था। अब यहाँ आ जाता है विद्रोह के चरण, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये भी पढ़ के आप इसमें से भी लिख सकते हो। ठीक है, 1870 के विद्रोह के बारे में इसमें से भी लिख सकते हो। मंगल पांडे नाम का पहला सैनिक था जिसने आज्ञा का प्रत्यक्ष
उल्लंघन किया। ठीक है, इन्हीं ने करा था। मेरठ में घुड़सवार टुकड़ी के 85 सैनिकों को 2 से 10 वर्ष कारावास का दंड दिया गया कि क्योंकि उन्होंने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से इनकार किया था। ठीक है, अगले ही दिन 10 मई 1857 को 3 रेजिमेंटों ने में विद्रोह कर दिया। ठीक है, उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका दिल्ली से यह विद्रोह अन्य जगहों जैसे कानपुर, लखनऊ, झांसी में फैल गया। ठीक है, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। विद्रोह की प्रकृति 1857 के विद्रोह के बारे में आज भी बहस जारी है। ब्रिटिश इतिहासकार 1857-58 की घटनाओं को सैनिक बगावत कहते हैं। ठीक है, किसानों तथा शिल्पियों द्वारा इसमें भाग लेने की बजाय से यह लोकप्रिय था तथा व्यापक बन गया। ठीक है, यह हिंदू मुस्लिम एकता की घोतक बन गया और यहीं से जो है हिंदू मुस्लिम एक हुए थे आज़ादी के लिए। क्योंकि जब तक हम लोग अलग अलग रहेंगे तो हमें तोड़ सकता, कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन अगर हम एक साथ रहेंगे तो हमें कोई भी नहीं तोड़ सकता। अगर हमारा हाथ खुला हुआ है तो कोई भी अलग अलग रहेगा। ठीक है, अलग अलग है तो कोई भी कुछ को भी तोड़ देगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारी मुट्ठी बंद रहेगी, हम सारे एक साथ रहेंगे, तो कोई भी हमारी उंगली नहीं तोड़ सकता। ठीक है, उसको उसको मुट्ठी खोलनी पड़ेगी और मुट्ठी ऐसे नहीं खुलेगी क्योंकि हम सारे के सारे एक साथ हैं। ठीक है, चलो। विद्रोह की असफलता, फेलियर ऑफ रिवोल्ट। 1857 के विद्रोह की असफलता के कई कारण थे। विद्रोहियों में उद्देश्य के प्रति कोई एकता नहीं थी। ठीक है, विद्रोही थे उसमें एकता नहीं थी, इस वजह से मध्यम व उच्च वर्गों तथा आधुनिक शिक्षित भारतीयों ने विद्रोह का समर्थन नहीं दिया। विद्रोह का नेतृत्व कमजोर था। ठीक है, विद्रोह का नेतृत्व एक तो कमजोर बन गया, एक तो सबसे मेन जो होता है लीडर होना चाहिए। बिना लीडर के कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ सकती। तो एक तो उनको लीडर नहीं मिला, दूसरी चीज शिक्षित लोग इसमें शामिल नहीं थे। भारतीय नेताओं में संगठन व नियोजन का अभाव था। ऐसा कोई राष्ट्रीय नेता नहीं उभरा जो विद्रोह में तालमेल बनाता और इसे उद्देश्य तथा दिशा देता। ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी तक ही सीमित था। मद्रास व बंबई प्रेसिडेंसी इससे अप्रभावित रही। ठीक है, खाली बंगाल प्रेसिडेंसी तक ही चल पाया, तो कहाँ से होगा, कहीं चल रहा है कहीं नहीं चल रहा है। लिगेसी ऑफ द रिवॉल्ट, विद्रोह की विरासत। ठीक है, लिगेसी का मतलब क्या होता है, विरासत। ठीक है, विद्रोह रिवॉल्ट को बोलते हैं। हालांकि विद्रोहियों के प्रयास सफल ना हो सके, परंतु ब्रिटिश सरकार पर दबाव पड़ा कि वह भारत के प्रति अपनी नीति में बदलाव करे। अगस्त 1858 में ब्रिटिश साम्राज्य ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत को नियंत्रण सीधे अपने हाथों में ले लिया गया तथा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। ठीक है, इससे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। सेना में कई बड़े परिवर्तन किए गए। यूरोपीय सेना टुकड़ियों की संख्या बढ़ाई गई तथा भारतीय सेना टुकड़ियों की संख्या 1857 से पूर्व की संख्या की तुलना में घटा दी गई। मतलब जितने पहले सैनिक थे उससे कम सैनिक अब कर दिए गए। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 और आखिरी चैप्टर है भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद उदय, यानी कि नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट। चलिए, इसके बाद 2-3 चैप्टर और करेंगे। हाँ, औपनिवेशिक विरोधी आंदोलन ने ही राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से एक सशक्त राष्ट्रीय आंदोलन का विकास हुआ, जिसने बंगाल विभाजन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा अंत में भारत छोड़ो आंदोलन देखा तथा इसका नतीजा भारत की स्वतंत्रता तथा इसका विभाजन था। चलिए, आइए पढ़ते हैं गरम दल का उदय। अब गरम दल नरम दल दो थे। गरम दल में हमारे भगत सिंह
चंद्रशेखर आजाद आ जाते हैं, और नरम दल में गांधी जी, नेहरू जी। काफी बच्चों को पसंद होंगे। क्या है, आपको कौन से लीडर पसंद है, फ्रीडम फाइटर पसंद है, कमेंट करके जरूर बताना। मुझे तो भगत सिंह बहुत पसंद है, और मुझे भी ये भी पता है मोस्टली बच्चों को भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद पसंद होंगे। चलिए, गरम दल का उदय। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल। देखो, लाल पाल पाल किसे कहा जाता था, ये तीनों नाम याद रखना है आपने। लाला लाजपत राय का लाल लिया गया था, बाल गंगाधर तिलक का बाल लिया गया था, बिपिन चंद्र पाल का पाल लिया गया था। ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में एक नई प्रवृत्ति और एक नए चेहरे को चिन्हित किया। ठीक है, श्रीमती एनी बेसेंट के प्रयासों के कारण 1916 में नरम दल तथा गरम दल में एकता हुई। ठीक है, दोनों अलग अलग थे, 1916 में जाके एक साथ हुए। 1916 में मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस ने लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ। 1916 में मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस में लखनऊ समझौते हस्ताक्षर किए। 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार ने 1892 में के सुधारों को ही आगे बढ़ाया। भारतीयों को शांत करने हेतु 1919 में मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड सुधार लाए गए, जिसमें दोहरे शासन का प्रस्ताव रखा, जो एक प्रकार से राज्यों में दोहरी सरकार बनाने का प्रस्ताव था। ठीक है, अब यहाँ से आ जाता है जलियांवाला बाग। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हुआ क्या था, वैसे भी पता होना चाहिए और एग्जाम के पर्पज से भी पता होना चाहिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी मेले के अवसर पर जलियांवाला बाग, अमृतसर में एक ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर ने मशीन गनों द्वारा भीड़ पर गोली चलाने का हुक्म दिया। चंद मिनटों में लगभग 1,000 व्यक्ति मारे गए। इस जनसंहार में भारतीयों के मन में आक्रोश भर दिया। यहीं से जो थे भगत सिंह, जो है अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए थे। वो तो खैर बचपन से ही खड़े थे, लेकिन यहाँ से क्या हुआ था, वो पहले नरम दल में थे, बाद में गरम दल में थोड़े बड़े होके अ, चंद्रशेखर आजाद के साथ आ गए थे। और काफी गाने वगैरह, देशभक्ति गाने उन्होंने लिखे, शायरी वगैरह लिखी। वो बोलते थे कि ये आजादी ही मेरी दुल्हन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल का विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल। पहले एक ही बंगाल था, फिर ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल हुआ। 1905 में कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई, जो बंगाल में बढ़ रहे राष्ट्रवादी आंदोलनों को कमजोर करने के लिए किया गया था। इस क्षेत्र में हिंदू तथा मुस्लिम समुदायों को बांटने के लिए किया गया था। ठीक है, कि हिंदू जो थे वो वेस्ट बंगाल में आ गए थे, मुस्लिम जो थे ज्यादातर मुस्लिम वो ईस्ट बंगाल में चले गए थे, जैसा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे के टाइम हुआ था। ठीक है, इमरजेंस ऑफ गांधी, गांधी का उदय। मोहनदास करमचंद गांधी के सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में हुआ, जब उन्होंने किसानों को शोषणकारी बागान खेती व्यवस्था के खिलाफ प्रेरित किया। ठीक है, 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्र व्यापी सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। 1927 में साइमन कमीशन भारत में संवैधानिक सुधारों के तरीकों पर सुझाव देने आया। गांधी जी 1913 में लंदन गए तथा दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया, परंतु खाली हाथ लौटे। यद्यपि सविनय अवज्ञा आंदोलन असफल रहा, परंतु यह राष्ट्रीय संघर्ष में एक आवश्यक चरण था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्रांतिकारी, द रेवोल्यूशनरीज। अंग्रेजों को की प्रतिक्रियात्मक नीति ने भारत की युवा पीढ़ी के बीच एक गहरी घृणा पैदा कर दी थी, कि अब जो भारत के युवा थे वो किसके अगेंस्ट हो गए थे, अंग्रेजों के अगेंस्ट हो गए थे। क्यों? अब युवा में कौन आ जाता है, हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बट बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, सुखदेव, ये सारे के सारे युवा ही तो थे।
और भी बहुत सारे थे जिनके नाम मुझे नहीं याद, और आप सबको भी शायद ही याद हो। बहुत सारे ऐसे लोग मिले थे जिन्होंने अपने रोल निभाया और आज उनकी बदौलत हम आज़ाद हैं। अंग्रेजों के खिलाफ युवा को हिंसा के उग्र तरीकों से प्रशिक्षित किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समाजवादी विचारों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशलिस्ट आइडियाज। 20वीं सदी का महत्वपूर्ण लक्षण था समाजवादी विचारों का विकास। 1920 में स्थापित अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता के लिए लोगों को प्रेरित किया। गांधी जी से मतभेद के कारण बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया तथा अपना अलग से फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। ठीक है, गांधी जी का अब बोस मीन्स यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस की बात हो रही है। कम्युनल डिवाइड, सांप्रदायिक विभाजन। 1935 के अधिनियम के तहत 17 चुनाव मंडल बनाए गए, जिसने राष्ट्रीय एकता की राय में रुकावट डाली। 1937 के चुनाव के बाद कांग्रेस द्वारा मिलीजुली सरकार बनाने से इनकार करना पाकिस्तान की मांग उठने का तत्कालीन कारण बन गया। ठीक है, इसी वजह से पाकिस्तान बना। कभी कभी मुझे खुशी होती है कि पाकिस्तान हमसे अलग है, वरना आतंकवादी हमारे देश में भी भरे हुए होते, और वो बहुत बुरा लगता है सुनने में। खैर, मोदी है तो मुमकिन है पाकिस्तान भी भारत में आएगा ही आएगा, अखंड भारत। भारत छोड़ो आंदोलन और उसके बाद कांग्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए 8 अगस्त की रात को गांधी जी ने आत्मा को झकझोरने वाले अपने भाषण में कहा, मैं आज़ादी जल्द चाहता हूं और इसका मंत्र है करो या मरो। ठीक है, तो अब ये आपसे पूछ सकता है करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो और या मरो का नारा किसने दिया था? डू और डाई महात्मा गांधी ने दिया था। 8 अगस्त 1942 में अपनी स्पीच के दौरान उन्होंने कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक आंदोलन बन गया। ठीक है, भारत की समस्या को सर्वमान्य समाधान ढूंढने के उद्देश्य से 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। ठीक है, भारत की आजादी और विभाजन, पार्टीशन ऑफ इंडिया, पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। 1946 के मध्य लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया। सितंबर 1946 में कांग्रेस ने केंद्र सरकार बनाई। भारत के विभिन्न भागों को सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय बनाकर भारत भेजा गया। जून 1947 में उसने अपनी योजना रखी जिसमें भारत का विभाजन निहित था। गांधी जी के विरोध के बावजूद सभी पार्टियों ने विभाजन स्वीकार कर लिया तथा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 अस्तित्व में आया। ठीक है, गांधी जी नहीं चाहते थे विभाजन हो, लेकिन विभाजन हुआ। इसने भारतीय उपमहाद्वीप में 2 स्वतंत्र राष्ट्र स्थापित किए, भारतीय संघ तथा पाकिस्तान। ठीक है, 2 संघ आ गए यहाँ पे, भारतीय संघ और पाकिस्तान। भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली। 14-15 अगस्त को ठीक आधी रात को सत्ता का हस्तांतरण हुआ। अब देखो, वैसे देखा जाए तो आज़ाद हुए थे दोनों एक साथ ही हुए थे, है ना? लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है 14 तारीख को अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है। शायद उसे नहीं पता था या क्या बोले, रात को 12 बजे के बाद नेक्स्ट डे हो जाता है, तो उस अकॉर्डिंग 15 अगस्त ही होता है वो भी। तो हमें भारतीयों ने तो ये दिमाग लगा लिया था, लेकिन पाकिस्तानियों का दिमाग शायद घुटनों में था कि उनको रात को 12 बजे का टाइम का नहीं पता था कि 12 बजे के बाद जो है नेक्स्ट डे हो जाता है। चलिए, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया नेक्स्ट स्टार्ट हो चुका है। अब तक हमने 32 नंबर का कवर कर लिया, 32 मार्क्स का कवर कर चुके हैं। प्लस में आपके टीएमए भी जो सबमिट हुए हैं उसके मार्क्स भी आपको अच्छे खासे मिल गए होंगे। दोनों को मिला के आपके 33 मार्क्स लाने हैं, तो आई होप आप आराम से स्कोर कर लोगे। पेपर कैसे करना है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा इस वीडियो के एंड में। तो देख लेते हैं एक बार वीडियो कितनी देर की हो चुकी है। अप्रॉक्स 1 hour 50 मिनट्स की ये वीडियो हो चुकी है। भारत का भौतिक भूगोल। ठीक है, भारत एक विशाल देश है। यह विश्व का 7वां बड़ा देश है।
उत्तर में जम्मू व कश्मीर राज्य, इसका विस्तार दक्षिण के तमिलनाडु, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम के गुजरात तक है। हमारे यहाँ हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमालाएं तथा विश्व के बड़े मैदानी भागों में से एक उत्तरी मैदान है। ठीक है, तो ये एक तरीके से आपका ज्योग्राफी स्टार्ट हो चुका है यहाँ से। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स है ज्योग्राफी यानी हिंदी में भूगोल कहते हैं, भूगोल स्टार्ट हो गया है। स्थिति एवं विस्तार। भारत के मुख्य भूभाग का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री उत्तर है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल कितना है 97 डिग्री 25 ईस्ट। ठीक है, 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 तक। ठीक है, उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है, उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है, नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंडेड 3214 किलोमीटर, और ईस्ट में कितना, ईस्ट से वेस्ट तक का 2933 किलोमीटर। तो ये याद रखना, दूरी डिस्टेंस एमसीक्यू में पूछ सकता है या फिल इन द ब्लैंक्स करके आ सकता है कि उत्तर दक्षिण में कितना दूरी है, के बीच कितनी दूरी है, और पूर्व पश्चिम के बीच कितनी दूरी है। भारत की कुल भूमि का 2.4% भाग भारत में है, विश्व की जितनी भी भूमि है उसका 2.4% किस में, भारत में है। ठीक है, भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध तथा पूर्वी गोलार्ध में आता है। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर दोनों में आता है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। भारत की मानक मध्य रेखा देश के लगभग मध्य से गुजरती है, मतलब ये जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है पासेस थ्रू ऑलमोस्ट द मिडल ऑफ द कंट्री। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन बीच में से जाती है, बिल्कुल इंडिया के बीच में से जाती है लगभग लगभग। भारत 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, अर्थात अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। कन्याकुमारी भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, लोकेशनल सिग्निफिकेंस। क्षेत्र के आधार पर भारत संसार का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसकी स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर तथा 6100 किलोमीटर लंबी तट रेखा है। अंडमान और निकोबार महत्वपूर्ण द्वीप समूह है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है तथा लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। ठीक है, इस चैप्टर के बाद जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना इसमें आने लायक, वो सारी चीजें कवर करेंगे हम। भारत को 28 राज्य और 7 संघ राज्यों क्षेत्रों में विभाजित किया गया। तो ये पुराना है, तो अब तो 8 हो चुके हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, इंडिया इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड इन इंडियन ओशियन। इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है, इंडियन ओशियन के पास। ठीक है, भारत की हिंद महासागर में स्थिति सामरिक महत्व की है। इसका यूरोप और अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया के बीच समुद्री मार्गों पर नियंत्रण है। समुद्र और स्थल सीमाओं के संदर्भ में भारत की स्थिति बहुत ही अच्छी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक अब इसको पढ़ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, पूरा का पूरा शॉर्ट में समझ में आ जाएगा। भौतिक विभाजन भारत का। उत्तरी पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, रेगिस्तान है, तटीय मैदान है, द्वीप है, द्वीप समूह। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है इंडिया में मौजूद है। इसी वजह से भारत को क्या कहा जाता है, सोने की चिड़िया, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल है। ठीक है, हर किसी ना किसी देश में कुछ ना कुछ चीज मिसिंग होगी और एक चीज होगी इनमें से ज्यादा से ज्यादा। और भारत में जो है देश के सारे क्लाइमेटिक कंडीशन भारत में मौजूद है। ठीक है, तो उत्तरी पर्वत में क्या आ जाता है, हिमालय, ट्रांस हिमालय, पूर्वांचल हिमालय। ठीक है, हिमालय में क्या क्या आ जाता है, हिमाद्री, शिवालिक और हिमाचल आ जाता है। ठीक है, ट्रांस हिमालय में क्या आ जाता है, जस्कर, लद्दाख और कराकोरम। पूर्वांचल हिमालय में मिशनी, गारो,
मीजो पटकई। ठीक है, अब मैदान की बात करें तो सिंध मैदान, गंगा मैदान और ब्रह्मपुत्र मैदान। प्रायद्वीप की बात करें तो प्रायद्वीप में कौन आ जाता है हमारे, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। और इसके अंदर भी दो और पॉइंट्स है, छोटा नागपुर पठार और मालवा पठार, ये आ जाता है मध्य उच्च भूमि में। दक्कन के पठार में आता है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। ठीक है, और रेगिस्तान तो आपका पता ही है, राजस्थान में है। तटीय में जाएं तो तटीय में क्या मिलता है आपको, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। पूर्वी तट में कहा महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी। पश्चिमी में जाएंगे तो कौन कौन सी नदी मिलती है हमें, नर्मदा और तापी। द्वीप समूह तो आपको पता ही है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। ठीक है, जल प्रवाह प्रणाली में देखें तो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, तो हिमालय जल प्रवाह प्रणाली, बारहमासी पेरेनियल कहते हैं इसको। ठीक है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली, प्रायद्वीप जल प्रवाह प्रणाली मौसमी। ठीक है, महानदी गोदावरी कृष्ण कावेरी। नदियों को साफ रखना, कीपिंग रिवर्स क्लीन। अब देखो क्या है, जल ही जीवन का आधार है। जल का 1% से भी कम मीठा ताजा पानी हम प्रयोग करते हैं। जल का यह छोटा सा भाग प्रत्येक प्रकार के जीवन रूपों के लिए है, इसलिए यह प्रत्येक के लिए बहुमूल्य है। हमारे ताजे मीठे पानी के स्रोत जैसे नदी, झील इत्यादि बढ़ते जल प्रदूषण के कारण कम होते जा रहे हैं। शहर नदियों के किनारे बसे बसे हैं तथा उनमें अत्यधिक प्रदूषण हो रहा है। भारतीय नदियों में लगभग 70% प्रदूषण मल निकास के कारण है। मल निकास यानी हमारे एक्सक्रीशन के कारण, जो हम पोटी वगैरह करते हैं ना, उसके कारण हमारी नदियां 70% गंदी है। प्लस में फैक्ट्रीज के केमिकल्स वगैरह भी उसी में जाते हैं, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज के। तो गवर्नमेंट हैज टेकन इनिशिएशन विद सच एज गंगा एक्शन प्लान, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, गंगा नदी कार्य योजना और राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना को पानी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो अब इसमें जो जो इम्पोर्टेंट होगा वो बताते जाता हूँ मैं। खैर इम्पोर्टेंट तो सारे ही चीज़ें हैं इसमें, कुछ ऐसा नहीं है जिसको छोड़ा जा सके, लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी मैं सिर्फ वही वही चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैव विविधता का महत्व, ये भी पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, अब पढ़ते हैं सैंपल पेपर की तरफ। हमने 9 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि आपके 34 मार्क्स का लगभग लगभग जो है हम कवर कर चुके हैं। अब मैप पे आ जाते हैं, मैप देख लेते हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन, सैंपल क्वेश्चन पेपर देख लेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे आपको ये लास्ट में जो है मैप वर्क देखने को मिल जाएगा, तो ये भी ज़रूर देखें आप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मैप आपके लिए। ठीक है, तो इस टाइप से आपका मैप आएगा। निजी क्षेत्र का एक स्टील प्लांट, स्टील प्लांट कहाँ है पहले वाले का आएगा, तो ये जोधपुर होगा। मे बी पहले का आंसर आपको लास्ट में आंसर भी दिए गए होंगे। ठीक है, इसके आंसर नहीं दिए गए हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करते हैं। आ, तो यहाँ पे आपको, हाँ ये रहा सैंपल पेपर, ये पूरा का पूरा आपको सॉल्व्ड मिलेगा। ठीक है, तो ये एक बार आप देख लेना है। भारत की मानक मध्य चिन्ह रेखा, तो इसका बता दिया गया है यहाँ पे आंसर। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर जाते हैं हम, और नीचे वाले को भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो सॉल्व नहीं है तो उसको सॉल्व कर लीजिएगा, अभी आपके पास टाइम है, रात है, पूरी रात पड़ी है आपके पास, तो उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये रहा इंग्लिश मीडियम में, और ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। पेज नंबर इंग्लिश मीडियम में पेज नंबर 84 और हिंदी मीडियम में भी पेज नंबर 84, दोनों में पेज नंबर 84 पे ये अवेलेबल है। यहाँ से जाके आपको ये पढ़ लेना है। ठीक है, मैप वगैरह सारी चीज़ें आपको दे रखी है बिल्कुल क्लियरली। ठीक है, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहाँ पे रहा है 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग, वेस्ट बंगाल में। अ रिवर विच फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली से कौन सी जाती है, नर्मदा और तापी जाती है। ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया K2 हाईएस्ट पीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, ये मैप वाला है।
मैप आपको लेकर नहीं जाना है, मैप जो है आपको वहीं से मिलेगा, ठीक है। फोर इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैव शोन ऑन द गिवन मैप। चार इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो मैं इसमें दिखा रखे हैं उनके नाम लिखने हैं। तो देखो, कहीं कहीं तो आपको देख के समझ में आ जाएगा और कहीं कहीं जो है आपको देख के समझ में नहीं आएगा। देखो, कोची, विशाखापट्टनम, चेन्नई, टुटिकोरिन। इसमें जगह का नाम नहीं पूछा, पहला कौन सा दूसरा कौन सा है, तो यहाँ पे देखो पहला वाला कौन सा, कोची, ये रहा कोची, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला कहाँ है, विशाखापट्टनम, दूसरा वाला विशाखापट्टनम है, यहाँ पे टू मेंशन है, तो ये सीक्वेंस में लिखना है जैसे अकॉर्डिंग ये नंबर दे रखे हैं ना, ठीक है। सेकंड नंबर पे ये रहा विकास विशाखापट्टनम, ये है तो सेकंड नंबर पे विशाखापट्टनम लिखोगे। थर्ड नंबर वाला क्या कौन सी जगह है, वो यहाँ से देखोगे आप, कौन सी जगह है थर्ड नंबर वाली, थर्ड नंबर वाली है चेन्नई, तो यहाँ चेन्नई मेंशन करोगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जाते हैं, टुटिकोरिन नाम है जगह का, ये टुटिकोरिन है, इसका नाम तो मे भी आप सोच भी नहीं सकते होगे। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है। राइट द नेम ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ठीक है। सारे पोर्ट्स लिखने, गुजरात के पोर्ट के नाम लिखने हैं, तो यहाँ पे कंडला, पोरबंदर, कोई भी एक लिख देंगे। उसके बाद तमिलनाडु के पोर्ट पूछे तो टुटिकोरिन, चेन्नई, कोई सा भी एक लिख देना, चेन्नई लिख दो काफी है, चेन्नई। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम हो गया, वेस्ट बंगाल का कोलकाता और हल्दिया, तो कोलकाता लिख दो, सिंपल, जो आपको याद रहे, ठीक है। तो ये आपको पढ़ लेना है सैंपल पेपर, प्लस में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है वो देख लेनी है। आपके आराम से 50+ मार्क्स आ जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और 2 आवर्स की वीडियो हो गई और 9 चैप्टर इसमें कंप्लीट कराए हैं मैंने। कोशिश तो मैं चाहता था कि सारे चैप्टर में कंप्लीट करवा दूं, लेकिन पॉसिबल नहीं है, वरना मैं जरूर करवाता। इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड विद एडू सेंटर दिल्ली।